चीफ गेस्ट। चीफ पर्सन। डाइट तो अच्छा, ये बहुत बेहतर शब्द है। बहुत सुंदर शब्द है। न्यायमूर्ति के वजन पर गढ़ा गया शब्द। बस वो आगे सीढ़ी पर चढ़ो। अच्छे अच्छे शब्द हैं। लड़की आगे सीढ़ी पर आगे। हाँ अच्छा बस तो जैसे सीढ़ी हिंदी पर में मिजाज को चश्मा दाम बेहतर होगा, जैसे पान दाम होता है। हाँ, चश्मा चश्मा दाम कहना चाहिए। मगर चश्मा घर बड़ा स्वीट है। हाँ स्वीट है, बेहतर शब्द। जैसे सबसे रद्दी शब्द तो पुष्प गुच्छा। अरे वो तो बनाया गया शब्द है, असल में तो शब्द गुलदस्ता है। असल में तो शब्द गुलदस्ता है, उसको कुछ तो फालतू में बना गया, बनावटी शब्द है उसका तो कुछ। ममता जी, हे ममता कालिया, सामने जगह है, यहाँ बैठकर शोभा बढ़ाएं। मेरा बेटा आ गया नहीं। क्या शब्द पुराने पुराने का है, कहना ना होगा। कर सकते हैं और आप तो कर ही सकते हैं। आप तो कर ही सकते हैं। वो बेचारी बड़ी तैयारी वैयारी कर रही थी। सबके बायोडेटा वगैरह लिखे। हाँ हाँ। फिर अब मैं क्या ढूंढ रही हूँ। मित्रों, वैसे तो हम सब लोग तैयार हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी संचालिका का, जो आती हैं, पहुंच गई हैं शायद। हाँ ये रहा, मैंने कहा मेरे चश्मे के बगैर तो आँख से कुछ दिखना नहीं है। पहुँच गई हैं। बस आ गए, गेट पर आ गए। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती है। बस इतना कहना चाहूंगी कि 4:30 बजे से सड़क पे हूँ और हर वो चीज जो आज मेरे साथ गलत हो सकती थी हो गई। तो आप सबने मेरा इंतजार किया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सप्ताह के बीचों बीच अपना वक्त निकालकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं मृदुला गर्ग जी के लेखन की अर्धशती का जश्न मनाने। मूल्यांकन नहीं कहूंगी क्योंकि 8 उपन्यास, 13 कहानी संग्रह, 4 नाटक, 3 निबंध संग्रह और न जाने अपनी और दूसरों की कितनी कृतियों का अनुवाद, इतने विपुल लेखन को का मूल्यांकन हम 2 घंटों में या कुछ दिनों में भी कर पाए, ये संभव नहीं है। दूसरी बात ये भी कि अभी हमें और मृदुला जी को पढ़ते जाना है क्योंकि अभी भी वो उसी तरह अपने लेखन में संलग्न है। मेरा नाम शिल्पी है, मूलतः पाठक हूँ, पत्रकार रही हूँ और फिलहाल पत्रकारिता पढ़ा रही हूँ। अपने छोटे से शहर में छोटी सी लाइब्रेरी में मैंने शरद चंद्र, प्रेमचंद और शिवानी को पढ़ती हुई मैं बड़ी हुई। उसको मत छूओ, छोड़ दो। उन रचनाओं में स्त्रियों के प्रेम या धृष्टता, कई बार दोनों एक ही होते हैं, की सीमाएं तय होती थी। तभी देवदास से आखिरी बार मिलने के पहले पारों के लिए हवेली के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। वो मेरा बेटा है। चरित्रहीन किरणमयी तो पागल हो जाती थी, लेकिन उसके साथ जो भागा था उस दिवाकर को एक सुंदर और सुशील पत्नी मिल जाती थी। या शिवानी अपनी रचनाओं में कहती थी कि भाई, जब सर्कस में जंगली शेरों को पालतू बना लिया जाता है तो स्त्री के लिए बिगड़ैल पति क्या चीज है। तो मैं इन सबको देखती पढ़ती बड़ी हुई थी। जिस सफर में मैं पहली बार दिल्ली आ रही थी, 1999 का साल था, उस सफर में अक्सर हमें रेल यात्राओं के दौरान किताबें खरीदने की अनुमति मिलती थी। उस सफर में मेरे हाथ में 2 किताबें थी। पहली शरद की शेष प्रश्न और दूसरी मृदुला गर्ग की उसके हिस्से की धूप। वो शरद की आखिरी किताब थी जो मैंने पढ़ी, मृदुला जी की पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी। और 2 नायिकाओं को लेकर के मैंने अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश किया। पहली बार दिल्ली आई, कमल और मनीषा, और इन दोनों नायिकाओं ने मेरी सारी धारणाओं को बदल दिया। ये वो नायिकाएं थीं जो जितनी ईमानदार अपने रिश्तों के प्रति थीं, अपने प्रति भी उनकी ईमानदारी उतनी ही निर्मम, उतनी ही बारीक और उतनी ही पारदर्शी होती थी।
संयोग की बात यह कि 2 दशक बाद जब पहली बार मृदुला जी से फोन पर बात करने का अवसर मिला, हमें रेणु के साहित्य पर बात करनी थी। हम अगले आधे घंटे तक शेष प्रश्न, जो शरद की किताबों में उनका भी पसंदीदा है, और उसकी नायिका कमल की बात करते रह गए। और जो बात मृदुला जी हर बातचीत, हम जब भी मिलते हैं, हम चाहे किसी भी बारे में बातचीत करनी हो, एक बार हम कमल की और शेष प्रश्न की बात जरूर करते हैं। और जो बात मृदुला जी शरद चंद्र के बारे में कहती हैं, उनकी इस एक कृति के बारे में, बाकी कृतियों की बात नहीं होती, वही कि 100 साल पहले वो ऐसा लिख गए जो सोचने में हम आज भी हिचकते हैं। यही बात मैं मृदुला जी से कहना चाहती हूँ कि 50 साल पहले आपने एक कैसी नायिका गढ़ दी जो आज भी हमें अपने आसपास ढूंढे नहीं मिलती, न समाज में न साहित्य में। इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम अमित रंजन जी के वक्तव्य से करना चाहेंगे। युवा कवि, लेखक, आलोचक अमित रंजन जी लिखते अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी साहित्य का भी उतना ही गहन अनुभव और अध्ययन रहा है उनका। और बकौल मृदुला जी, मिलजुल मन की सबसे सुंदर समीक्षा आज तक उन्होंने ही लिखी है। इसके पहले कि वो माइक थामे, एक छोटा सा परिचय दे दो उनका। अब तक 3 बार 2015, 19 और 21 में फुलब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका जा चुके हैं। सेंट स्टीफेंस, मिरांडा हाउस, जेएनयू, जामिया मिलिया और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में साहित्य पढ़ा चुके हैं और फिलहाल एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं। कविता संग्रह द नॉट ऑफ द जगनॉट इसी साल प्रकाशित हुई है और पिछले साल प्रकाशित किताब जॉन लैंग काफी चर्चा में रही। अमित जी का वक्तव्य मुख्यतः साहित्य अकादमी से सम्मानित पुस्तक मिलजुल मन और कुछ अटके कुछ भटके पर केंद्रित रहेगा। अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। नमस्कार। बहुत ही क्या कहते हैं, भावुक मोमेंट है ये कि मैं इस मंच पर हूँ मृदुला जी के बारे में बात करने के लिए। और बहुत एसिमेट्री है इसमें, क्योंकि मैं तो इधर सबका फ़ैन हूँ पर वो मुझे नहीं जानते हैं शायद। पर बहुत मेरे लिए बहुत ऑनर का मसला है कि मैं मंच पर पुरुषोत्तम जी के साथ, अशोक वाजपेयी जी के साथ, और मृदुला जी को तो बहुत सालों से जानता हूँ मैं। और अब उपन्यासों पे बात करना कितना उचित होगा पता नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से सबने बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे मृदुला जी के। मैंने सारे नहीं पढ़े, कुछ पढ़े हैं, पर कुछ संस्मरण भी उसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि जो मृदुला जी लिखती हैं वही वो हैं भी। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कुछ उस यात्रा के बारे में बात की जाए जिसमें मैंने देखा है मृदुला जी को पिछले करीब 15 साल से, उससे भी ज़्यादा शायद 18 साल से, जब मैं BA MA में था तब पहली बार मिला था मृदुला जी से। और तब से हमारी बातचीत होती रही है। मैं अपनी कविताएं भेजता रहता हूँ, परेशान करता रहता हूँ अपनी कविताएं भेजकर, और अब वो प्रोत्साहित करने के लिए उनकी तारीफ़ करती हैं या उन्हें पसंद नहीं है मुझे पता नहीं, आज शायद बताएंगी। पर बहुत सपोर्ट मिला है मुझे मृदुला जी का। और सबसे पहले मिलजुल मन पढ़ी थी मैंने, ये रिव्यू के लिए आई थी मेरे पास बुक रिव्यू ट्रस्ट से, और काफ़ी मोटी भारी किताब है। और मृदुला जी को वो समीक्षा बहुत पसंद आई, तो फिर हमने बातचीत की, वार्तालाप की इसके बारे में। तो फिर मैं उसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ। वो करने में अनंत वक्त लग रहा है, वो अलग बात है। ये साहित्य अकादमी के साथ बहुत पहले बात शुरू हुई और वो रेलगाड़ी उतर गई, फिर पटरी पे अब धीरे धीरे चढ़ रही है। तो बड़ी अजीब बात है कि मिलजुल मन के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में सोचता हूँ, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में मैं उस किताब को लिख भी रहा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा था क्या क्या
टिप्पणियाँ करनी है मुझे मिलजुल मन के बारे में, और मेरे दिमाग में अंग्रेज़ी शब्द आ रहे थे क्योंकि उसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे याद है। जैसे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो नायिका हैं गुल, उनका हिंदी में क्या डिस्क्रिप्शन है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बिविचिंग शब्द अंग्रेज़ी में याद आ रहा है। अब उपन्यास में किस तरीके से लिखा गया, तो भाषा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाषा का प्रयोग मिलजुल मन में बहुत ही दिलचस्प है। अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग किस्म से बोलते हैं, तो वो जो वर्ग आधारित भाषा का प्रयोग होता है समाज में, वो बहुत बखूबी उसको मिमिक किया गया है एक तरह से। और दूसरी बात ये कि आज की युवा पीढ़ी को वो दिल्ली शायद समझ ही ना आए, जो उर्दू याफ्ता थी, इसमें हिंदुस्तानी इतनी बोली जाती थी। आज की भाषा जो है युवा की, वो तो बहुत अलग है, इंग्लिश है या और भी तरह के जिन भी रजिस्टर्स में लोग बात करते हैं, तो उससे बहुत इंसाइट मिलता है उस वक्त की भाषा के बारे में, और भाषा के साथ साथ देश के बारे में, कि देश के साथ साथ भाषा भी बन रही थी, और सभी कुछ समानांतर रूप से वो सारी यात्राएं दिखती हैं मिलजुल मन में, कि एक तरफ इन दो लड़कियों की कहानी है, दूसरी तरफ जो है राष्ट्र निर्माण हो रहा है, भाषा निर्माण भी हो रहा है। और ये बहुत दिलचस्प है कि इन दोनों लड़कियों की बात है, इन दोनों युवतियों की, कि उनके साथ राष्ट्र आगे कैसे बढ़ रहा है, जबकि ज़्यादातर सिनेमा में, मीडिया में या उपन्यासों में उस वक्त के हम देखते हैं कि वो पुरुष प्रधान होते हैं, कि जैसे दिलीप कुमार के साथ राष्ट्र कैसे बढ़ रहा है। दिलीप कुमार एक मेटाफर थे उस समय के नेहरूवियन सोशलिज्म के राष्ट्र निर्माण के। इसमें हम युवतियों के साथ राष्ट्र निर्माण देखते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। और ये सोचने की बात है कि स्वाधीनता आंदोलन में जिस तरह से गांधीवादी ग्रुप में भी और गरम दल में भी, गदर पार्टी के साथ भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसके बाद फिर वो देवी बन गई। आज़ादी के बाद फिर घर में उनकी स्थापना दोबारा से हो गई। जब तक उनका इस्तेमाल करना था उस लड़ाई के लिए तब तक किया गया, और फिर वो दोबारा से वही मेटाफर बन गई जो कि हमेशा से होती है। तो ये मुझे बहुत ही दिलचस्प बात लगी कि उस नेगोशिएशन को, उस संघर्ष को बहुत खूबसूरती से मिलजुल मन में दिखाया गया है, कि किस प्रकार महिलाओं के पास कुछ आज़ादी थी उस वक्त जो छिन रही है, और साथ साथ उनका जो संघर्ष है उस दौर के साथ। और मृदुला जी की जो संस्मरण अभी आने वाली है बेबाक औरतों के बारे में, उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिन्होंने उन्हें भी इन्फ्लुएंस किया और पूरे समाज को भी इन्फ्लुएंस किया। खासकर उनकी माँ, जो कहानियाँ उन्होंने सुनाई है कि वो खुद टांगे पे जाती थी, स्कूल जाती थी। साई से एक दिन नहीं आया तो खुद टांगे से चली गई, और सारे मनचले लड़के पीछे पीछे जाते थे, वापस आते थे, इस तरह की। तो उस संस्मरण तो अभी छपी नहीं है, पर बहुत सारी कहानियाँ मैंने मृदुला जी से सुनी हैं, और बेशक हर दौर में ऐसी महिलाएं रही हैं, लेकिन उस वक्त पर ऐसी खास बात लगती है कि स्वाधीनता आंदोलन के कारण कुछ उन्हें जो एजेंसी मिली थी, जो संघर्ष करने की ताकत मिली थी, वो दोबारा से सिमटने लगी 1947 के बाद। तो ये मुझे मिलजुल मन में बड़ा दिलचस्प लगा। और दिल्ली भी, अगर दिल्ली का इतिहास जानना है तो इस लहजे से भी ये उपन्यास बड़ा ही दिलचस्प है। उस समय की दिल्ली और अब की दिल्ली, जो आज़ादी के समय कुछ लाख लोग थे, बहुत सारे तो यहाँ से चले गए और फिर दिल्ली खाली हो गई, और फिर किस तरह वो पूरा 2-3 दशक किस तरह से दिल्ली में परिवर्तन हुआ, वो भी बहुत ही रिमार्केबल है। तो सबसे जो मिलजुल मन की
खासियत है वो जो इंग्लिश नावल में कहते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, जीवन का टुकड़ा, रियलिस्ट नावल जिसको 19वीं शताब्दी का है, जिसका मोर और लेस कॉपी किया गया हिंदुस्तान के नावल्स में। उसकी बजाय मुझे लगता है ये नावल स्लाइस ऑफ माइंड है, मन का टुकड़ा, और इसीलिए मिलजुल मन नाम भी है शायद इस उपन्यास का। और ये अंग्रेज़ी के या यूरोपियन ट्रेडिशन के मॉडर्निज्म से अलग है, क्योंकि इसमें रियलिज्म भी है, यथार्थवादी भी है ये उपन्यास, और साथ में मन का यथार्थ। जो मॉडर्निस्ट थे यूरोप के, वो मन का ही यथार्थ समझते थे, जैसे वर्जीनिया वुल्फ या D.H. लॉरेंस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की राइटिंग जिसको कहते हैं, वो होते हुए भी ये उपन्यास यथार्थवादी है, बहुत ही ग्राउंडेड है कि आप इसको पढ़ सके और समझ भी सके। वो ऐसा नहीं है कि वो लुप्त हो जाती है राइटर की ख्यालों में। तो ये बड़ी नायाब किस्म की राइटिंग है इस तरीके से। और एक पहलू जो बहुत दिलचस्प है इसमें, वो नरेटर का जो वाचक है, दो नरेटर हैं। एक मोगरा का कैरेक्टर है जो कि शायद ऑटोबायोग्राफिकल ही है, और दूसरा एक अननेम्ड वाचक है, नरेटर हैं। और अक्सर ये होता है जो जापानीज़ ट्रेडिशन से जो बाद में लिटरेचर ने बहुत गौरव किया, रोशोमॉन इफेक्ट, एक ही बात को कई लोग कहते हैं, हाथी को अलग अलग तरीके से सब लोग देखते हैं, जो 7 ब्लाइंड मैन होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये जो है दो वाचक हैं, लेकिन वो कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। एक ही बात को दोनों नहीं कहते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन क्योंकि मन की बात है तो दोनों अलग अलग तरह से मनोविज्ञान का पोर्ट्रेल करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स का। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है, लेकिन एक ही घटना के बारे में दृष्टिकोण अलग अलग नहीं दिखाए गए हैं। तो मन पे ही पूरा फोकस है। तो इस तरह से बहुत ही दार्शनिक उपन्यास एक तरीके से है कि वो, और लोग किस तरह अपने बिंब को, अपने इमेज के प्रति इतना कॉन्शियस है। हर कोई अपने बिंब में फंसा हुआ है, जैसे उनका जिस्म उनके इस्म में फंसा हुआ है, कॉट इन देयर ओन इमेज। और उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी तरह की तकलीफ से गुजरने को तैयार होते हैं, या जो उनका व्यक्तित्व नहीं है एक तरह से, उस दिशा में भी जाते हैं, क्योंकि वो इमेज उनका बना हुआ है, और वो इमेज लोगों ने नहीं बनाया है, वो उनके अपने इमेज हैं। तो सारे कैरेक्टर, जैसे जो मामा जी हैं, उनको लोग पागल समझते हैं, वो अपने आप को भी पागल समझने लगते हैं, और वो ऐसी हरकतें करते हैं। और उसी तरह सारे किरदार, जिसका जिस तरह का इमेज बना हुआ है। मोगरा जो है वो बीमार पड़ जाती है, लेकिन इमेज है कि वो पढ़ाई में तेज़ है, बहुत नंबर लाएगी, तो वो नंबर ले भी आती है। तो इस तरह एक जीवन के बारे में बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है, अच्छा प्रतिबिंब है कि हम सब अपनी बिंब में कैद हैं, और शायद उसके लिए ही काम करते हैं, अपनी छाया में ही फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं इस उपन्यास में। और दूसरा, कुछ अटके कुछ भटके की बजाय मैं वसु का कुटुंब के बारे में बात करना चाहूँगा, जो क्योंकि वो भी दिल्ली का ही उपन्यास है, मिलजुल मन की तरह। वसु का कुटुंब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें दामिनी कैरेक्टर जो है 2012 के बलात्कार केस से रिलेटेड ये कैरेक्टर है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि लेखक अपने एकदम नज़दीक की घटनाओं को लेकर, या इतिहासकार अपनी नज़दीक की घटनाओं को लेकर कुछ लिखे। जब तक कुछ दूरी नहीं होती तब तक वो दृश्य स्पष्ट नहीं होता, और फिर लिखते नहीं। लेकिन ये नावल तो उसी समय की है, शायद 1-2 साल बाद की है। तो बहुत ही रिस्क लिया एक तरह से मृदुला जी ने कि उसी वक्त की घटना हुई, और उसी वक्त उसके बारे में लिखा है, और उस कैरेक्टर को लेकर लिखा है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, कि वो दामिनी का कैरेक्टर है जो
सिंगापुर में कोई और लड़की की मृत्यु हो गई एंड शी सर्वाइव्ड, और वो अज्ञात रूप से रह रही हैं ऑब्वियसली, और वो बहुत ही मामूली ज़िंदगी दिल्ली के कॉलोनी में, शायद जंगपुरा या जो भी में रह रही हैं, और NGO में काम करती हैं, और वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक भवन का निर्माण हो रहा है, और जो बिल्डर है उसने कुछ नियम कानून फॉलो नहीं किए, उसने कोई शीट वीट नहीं लगाई है, तो सारा मलबा उड़ता रहता है, सारी धूल हर वक्त उड़ती रहती है। तो बेसिकली पूरे समाज के लिए ही मेटाफर है कि किस तरह हम एक धूल के गुबार में, एक व्हर्लविंड में फंसे हुए घूम रहे हैं, और जैसे पूरे सोसाइटी को ही के फेफड़ों में जो है वो धूल घुस गई है, उस तरह से। तो अब ये बिल्डर जो है, जो विलन है, इस खलनायक जो है, वो कभी सामने नहीं आता है, वो सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। और दूसरी कैरेक्टर जो हैं, जो जिनका बहुत कम रोल है इसमें, जो काम करती हैं इनके घर पे जब ये बहुत बीमार पड़ जाती है दामिनी, वो इस बिल्डर के मरने पर इतनी खुश होती है या दुखी होती है, मतलब वो खुशी होती है, पर उस भाव को कह पाना बहुत मुश्किल है जिस तरह से उसको लिखा गया है। और वो नृत्य करने लगती है, और नृत्य करते करते, नाचते नाचते वो मर जाती है। तो बहुत ही सशक्त इमेजरी है इस नावल में, और बिल्कुल उसी समय की घटना लेकर, और ये बहुत डिफ़िकल्ट समय, बहुत ही डिफ़िकल्ट समय में मृदुला जी ने लिखा था। तब इनको आंखों की प्रॉब्लम थी, मुझे याद है, फिर वो रिकॉर्ड करती थी, और फिर कोई टाइप करता था, तो इस तरह की कई स्टेजेस से गुजरकर बेसिकली ये पूरी नावल रिकॉर्ड की गई थी। और फिर आखिरी में मैं अभी लास्ट ईमेल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का छात्र हूँ, और एक नावल मृदुला जी की इंग्लिश में है, द लास्ट ईमेल, और ये भी बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, पर लास्ट ईमेल प्रॉब्ली लास्ट ईमेल के वक्त का ही है, जब तक ईमेल का ज़माना गुजर रहा था सबकी। और ये भी संस्मरणीय उपन्यासी है, जिसमें 40 साल बाद दो प्रेमी आपस में बात कर रहे हैं, एक स्कॉटलैंड में और एक हिंदुस्तान में, और उस वक्त को याद कर रहे हैं। और ये सबसे जो है इस उपन्यास की जो खासियत है, ये उन दोनों वक्त के बीच जब दो युवा लोग थे प्रेम में, और 40 साल बाद उस भाव को फिर से जीना, फिर से उसे याद करना, और उन मुद्दों पर बहस भी करना, दूरी भी रखना, और उसके करीब जाकर भावुक भी होना। तो ये खूबसूरती मृदुला जी की लेखनी में ही मैंने देखी है, जो अटैचमेंट, डिटैचमेंट और वक्त को लांघने की एबिलिटी, कि इंसान वक्त से बंधा नहीं है, अगर उसकी भावनाएं शायद वक्त से भी परे। तो बस यही कुछ बातें कहना चाहता था सर। अब शुक्रिया। मैं हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो इसके पहले कि हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, सविता सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो मृदुला जी का स्वागत फूलों के साथ करें। एक अभिनंदन पत्र है जो श्री विमर्श की ओर से तैयार किया गया है। इसके पहले कि हम उसे भेंट करें, वंदना राजी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो उसे पढ़ के अभिसरें। आजादी के बाद हिंदी कथा साहित्य में जिन लेखकों का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है, उनमें मृदुला गर्ग एक विशिष्ट
एवं प्रमुख रचनाकार हैं। उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोरती और मन्नू भंडारी की त्रयी के बाद अगर स्त्री कथाकारों की कोई त्रयी बनती है तो उसमें मृदुला जी का नाम सर्वोपरि होगा। 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में जन्मी और देश के प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाली मृदुला गर्ग की पहली कहानी रुकावट 1972 में छपी थी और तब से लेकर आज तक वह लेखन की दुनिया में सक्रिय हैं और इस तरह उनकी रचनात्मकता की अर्धशती पूरी हो गई है। उसके हिस्से की धूप, अनित्य चित्तकोबरा, कट गुलाब, डैफोडिल्स जल रहे, मिलजुल मन, मैं और मैं जैसी महत्वपूर्ण कृतियों की रचनाकार मृदुला जी ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखा। वह एक गंभीर बौद्धिक और उदार स्त्री विमर्श की पैरोकार हैं, पर साहित्य में स्त्री पुरुष लेखक के विभेद की समर्थक नहीं है और दोनों की एक साथ मुक्ति की कामना करती हैं। यह स्त्री अस्मिता की भरोसेमंद आवाज होने के साथ साथ व्यापक सामाजिक बदलाव की आकांक्षा कामी और स्वप्नदर्शी रचनाकार हैं। उनके लेखन में स्वतंत्रता, न्याय, बराबरी, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और मानवीय संवेदना की पुकार सुनी जा सकती है। वह बेबाक और पारदर्शी लेखन में यकीन करती हैं और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखती हैं, पर वह अपने लेखन में इसका प्रदर्शन जरूरी नहीं समझती हैं। वह अपने समाज की हलचलों से बाखबर भी रहती हैं तथा भूमंडलीकरण एवं बाजार तथा राजनीतिक मूल्यों के पतन से चिंतित भी रहती हैं। स्त्री दर्पण परिवार मृदुला जी के लेखन की अर्धशती पर उनका अभिनंदन करता है और हिंदी समाज की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी देता है। विजय नारायण जी हमारे बीच है, आचार्य शिव पूजन शाही के सहायक पद में। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि प्रशस्ति पत्र भेंट करें मृदुला जी को, एक उपहार दें। और आखिर में मीनाक्षी प्रसाद जी से मेरा अनुरोध है कि वो एक साड़ी उपहार स्वरूप मृदुला जी को भेंट करें। उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर साड़ी। सारा बस प्रणाम ही करूँगी मैम। स्त्री दर्पण ने पिछले दिनों मृदुला जी को समर्पित एक विशेषांक निकाला है। उस पत्रिका की डमी का, पत्रिका भी छपकर नहीं आई है लेकिन उसकी डमी का अनावरण करेंगे हम इस वक्त। मेरा अनुरोध है हमारे वक्ताओं से कि वो इस विमोचन करें पत्रिका का। तकनीकी वजहों की वजह से पत्रिका पहले ही आ जाने की तकनीकी वजह से ये अभी तक छपकर नहीं आ पाई है, लेकिन डमी अब तैयार है हम सबके लिए। खड़ी हो रही एक उनको सभी का शुक्रिया। पाठक और आलोचक के तौर पर अपने लेखक से हमारी कई सारी उम्मीदें रहती हैं, तो उसी तरह ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लेखक को अपने पाठकों से और आलोचकों से जो भी शिकायत है हम उसको न केवल सुने बल्कि उसे दूर करने की भी कोशिश करें। तो सबसे बड़ी शिकायत जो मृदुला जी की रही है और अक्सर बातचीत में वो बात सामने आती है कि उनको न केवल खींच खांच कर स्त्री विमर्श की लेखिका बना दिया गया, जो कि वो नहीं है,
क्योंकि उनका ये मानना है कि कोई स्त्रीवादी हो सकता है, कोई पुरुष या कोई स्त्रीवादी हो सकता है, लेकिन उसका लेखन या रचना स्त्रीवादी नहीं होता। रचना होती है। उनको न केवल उनको स्त्री विमर्श का लेखक बना दिया गया, बल्कि उनको इसका पुरोधा भी बना दिया गया। और इन खींचातानी में जो रचनाएं उनके दिल के करीब थी और जिनकी चर्चा होनी चाहिए थी, वो कहीं पीछे छूट गई। जिनमें प्रमुख नाम जिसको वो अपना सबसे जटिल उपन्यास मानती है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो एक साइकोपैथ की कहानी है, दो लेखकों के बीच के रिश्ते की कहानी है, मैं, और दूसरा अनित्य जो राजनीतिक कहानी है। तो स्त्री विमर्श की खींचतान में इन दोनों उपन्यासों की चर्चा पीछे छूट गई। आज भी हम शायद इन उपन्यासों पर चर्चा ना करें, लेकिन एक प्रतिकार छोटा सा जो हम ये कर सकते हैं, पाठक और आलोचक होने के नाते हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कि हम उनसे आग्रह करें कि वो हम सबको अपनी कोई प्रिय कहानी पढ़ के सुनाए। मृदुला जी। जी इसको हटा दो। दोस्तों, एक बहुत छोटी कहानी पढ़ रही हूँ जो आपकी धैर्य की हदों से नहीं पार जाएगी। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे उसको सुनाने में। नाम है 3 लम्हे। 3 लम्हों से कुछ ज़्यादा समय लगेगा, मगर बहुत नहीं। सर्दी के दिन थे, ठीक है ना आवाज़ में? हाँ, आवाज़ आ रही है। सर्दी के दिन थे, काफ़ी ठंड थी। मूसलाधार बारिश होने लगी, ठंड बढ़ गई। यूं रविवार था, सुबह के बाद का पहला पहर। अमूमन इतवार को इस वक्त कॉलोनी के तमाम प्राणी पार्क में जा बिराजते थे धूप सेकने। आज धूप नहीं थी, बरखा थी और सर्दी थी। तमाम ऊंची बस्ती बंद दरवाज़ों के पीछे घरों में समाई थी। शायद हीटर भी चला रखे हों। मैं पार्क में थी। रोज़ नहीं जाती थी, कभी कभार, हर रविवार भी नहीं। आज गई अकेले हरियाली का आनंद लेने। सर्दी का मौसम हो तभी अकेलेपन को असल एकांत मिलता है। ठिठुरने का मज़ा भी तब है जब निपट अकेले हों, वरना कोई ना कोई पहलू में आ गरमाई देने लगता है या हाथ बढ़ा मांगने लगता है। बारिश हो तो क्या कहने, खुद से और खुदी से पर्दा हुआ रहता है। खुदा की खुदा जाने। मैं भीग रही थी पर कांप नहीं रही थी। बारिश में डूबी थी, खुद से बाहर के शून्य में बरसते पानी में। शायद इसीलिए कपकपी अपना एहसास मुलतवी किए थी। तभी अकेलेपन में खलल पड़ा। 3 बच्चे पार्क में घुसे क्या, भीतर फुदके। 6-7 बरस के होंगे। सिर्फ एक ने कच्छा पहना था, शायद वो लड़की होगी। बाकी दोनों नंग धड़ंग थे, रूखे बाल, मैली फटी त्वचा और बेवाई भरे तलवे लिए काले कलूटे बच्चे। इस पार्क में ऐसी वेशभूषा में बच्चे कभी नहीं दिखते। मनाही नहीं है, फाटक पर चेतावनी की तख्ती नहीं लगती, फिर भी खुशहाल जनों के पार्क में रहते वे भीतर नहीं घुसते। तब भी नहीं जब भीषण गर्मी के मौसम में भद्र जनों के बच्चे करीब करीब नंगी पोशाकों में पार्क में खेलते हैं। करीब करीब नंगा होने और अलिफ नंगा होने में बहुत फ़र्क है, जिसे एक मैले कुचैले कच्छे से नहीं पाटा जा सकता। पर इस वक्त मेरे सिवा पार्क में कोई नहीं था। मैं एक झाड़ी के पीछे दुबक ली, जंगल में तेंदुआ हूँ जैसे। बच्चे भीतर आए, ठंड के बावजूद बारिश में नहाने लगे। उछलते कूदते, किलकारियाँ भरते, कलाबाजियाँ खाते। इतने कूदे फांदे, उल्टे पलटे, हंसे गाए कि बारिश ज़रा देर को थम गई। वे घास में लोट कर बदन सुखाने लगे। एक पोंछ लगी नहीं कि वर्षा
फिर शुरू। शुक्र किया मैंने भगवान का, इसलिए नहीं कि नंगे बच्चों को सिहरती सर्दी में भीगता देख मैं परपीड़क सुख भोगना चाहती थी, उतनी तेंदुआ नहीं थी। पर बारिश रुकी रहती तो कॉलोनी के रुतबेदार जन धड़ाधड़ पार्क में चले आते। नंग मलंग बच्चों को बाहर निकलने को फटकार बतलाने लगते, या उन्हें देख डांट से पेशतर बच्चे खुद भाग लेते। मेरे भीतर गुस्सा फनफनाने लगता, छोटे बड़े के फर्क पर आने वाला गुस्सा, बेचैनी पैदा करता बेबस गुस्सा। उन बच्चों के चेहरे मोहरे से उनकी माली हालत, माँ बाप की आमदनी, समाज में उनका वर्ग और बदहाली साफ जाहिर थी। फिलहाल मुझे उनसे सरोकार नहीं था। फिल वक्त मैं झाड़ी के पीछे तेंदुए सी दुबकी सोए दिमाग से कायनात भोगती एक इंसान भर थी, अकेली। ओहदे वाले आ जाते तो मैं समाज हो जाती। सोए दिमाग को नाइंसाफ़ी का एहसास जगा देता। मैं ताव खाती, बहस करती और हारती चाहे जीतती, हर हाल छोटी बनाई जाती। सुकून पर लाचारी हावी हो जाती। अभी उन पार्क में उन 3 बच्चों के सिवा सिर्फ मैं थी। उनके लिए मैं भी नहीं थी, मुझे देख नहीं सकते थे। मैं झाड़ी के पीछे मुड़ तुड़ कर पूरी तरह छिपी बैठी थी। उनके लिए सिर्फ वे थे और हिचर मिचर बारिश थी, कभी तेज़ कभी हल्की। अब तक घास पूरी तरह भीग चुकी थी। पानी से खेल लेने पर वे क्यारियों की मिट्टी में लौट रहे थे, गिलहरियों की तरह। बदन को धूल का आलेप मिल रहा था, पर क्यारियों में पौधे थे। काफ़ी फूल पत्तियां उनके मिट्टी नहान में टूटकर बिखर रही थीं। गर्द के लिबास पर नगीनें जड़ रही थीं। मेरा डर बढ़ रहा था। इस वक्त कोई आ गया तो टूटे पौधों की हमदर्दी में एकदम बेदर्द हो जाएगा। शुक्र था बारिश की रफ्तार बढ़ रही थी। मैं रेंगती हुई झाड़ी दर झाड़ी एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंच गई। मौलशरी का पेड़ था। बारिश ने फूलों से खुशबू छीन कर नीचे बिखेर दी थी। फूल सूख चुके थे, पर कुछ थे जो ज़बरन शाख से जुड़े थे। अब बौछार ने धराशायी कर दिया, पर इस कदर खुशदिली से कि पूरा मंजर खुशबूदार हो गया। फिर भी पेड़ की छाजन और झाड़ी की आर मेरी बूढ़ी हड्डियों को बौछार और शीत की धार से बचाने को काफ़ी नहीं थी। यकीनन मेरी बूढ़ी हड्डियों को घर लौट जाना चाहिए था, पर जब तक मन इजाज़त न देता वे हिलती डुलती कैसे। और मन था कि जवान से बच्चा हुआ जा रहा था, हुक्म देने के नाकाबिल पर बाल हट करने में माहिर। नहीं जाना मैनू नहीं जाना, पार्क छड़ के नहीं जाना। मेरा मन गा रहा था, बच्चे गा रहे थे। बूढ़ी हड्डियों के पास आवाज़ नहीं बची थी। जवान मन को डांट फटकार नहीं सकती थीं, बस कांपती खाल की लय पर बजे जा रही थीं, सूखी पत्तियों के खड़ताल की तरह। मेरी हड्डियों को छोड़कर सब कुछ तरोतर था, रस से लबरेज। पत्ती पत्ती बूटा बूटा भीगा था, जवान मन की तरह। बच्चे गाए जा रहे थे ऊंचे ऊंचे, जैसे जवान हो रहे हों। मेरा मन भी गा रहा था हौले हौले। मेरी उम्र घट रही थी, बच्चों की बढ़ रही थी। हम सब जवान हो रहे थे। मैंने देखा वे जवान हो गए। एक त्रिकोण बना, एक लड़की 2 लड़के। लड़की को एक लड़के से प्यार हुआ, दूसरे से नहीं। कितना खुशनुमा था कि इतने बदहाल बेशऊर बच्चे भी जवान होने पर प्यार कर सकते थे, कर रहे थे, करते हैं। मैंने देखा लड़की एक लड़के से प्यार कर रही है, दूसरा पतंग उड़ा रहा है। बारिश में भीगते भीगते बड़ा हो रहा है, गर्मी सर्दी में बोझा उठा रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। लड़की भी उठा रही है, पहला लड़का भी, पर लड़की पहले से ही प्यार कर रही है, दूसरा अपने में निमग्न है। रोटी कमाने मेरी बस्ती में चला आया है, बाकी दोनों दूसरी बस्ती में हैं। वे हैं, मैं हूँ। हमारी उम्र अब एक
बराबर है। एक जवान लड़के से उस लड़की को प्यार हुआ, दूसरे से मुझे। और क्या, और कुछ नहीं। प्यार में और नहीं जोड़ना चाहिए। और शब्द जुड़ते ही प्यार गड़बड़ा जाता है। और विवाह, और घर, और संग साथ, और साझेदारी, हमदर्द, हमने वाला, हम सफ़र, खाना, सोना, रहना, भूख प्यास, साथ साथ। हर साथ के साथ एक अपेक्षा, एक उम्मीद, एक चाह कि वो हमसे भी ज़्यादा हमें चाहे। वो करे जो हम खुद अपने लिए नहीं कर पाते। सोचते हैं उसके लिए करते हैं, पर करते नहीं। हमें अपना अपना प्यार मिला, बस बहुत हुआ। मैंने साथ ही नहीं कहा। प्यार पूर्ण विराम, होड़ा होड़ी नहीं, जलन डाह नहीं, रार तकरार नहीं। एक भाव, उमंग, उल्लास, एक स्मृति। स्मृति स्मृति मैं फिर से बुढ़ा रही थी। हाँ ज़रूर। और बारिश थम गई। जाओ बच्चों, घर जाओ, काफ़ी जवान हो लिए। मेरी बूढ़ी हड्डियों की फिक्र करो। मेरी खाल कांप तक नहीं रही, इस कदर ठिठुर चुकी। अब मेरी देह को घर जाना ही होगा। मन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वो प्राण त्याग भी सकती है, इतनी भी मन की गुलाम नहीं। पर जाऊं तो कैसे? मैं चली गई और ये बने रहे तो भद्र पड़ोस के यहाँ आने पर उससे लड़ेगा कौन? लड़ने में मैं रईस से रईस पड़ोसी को धता बतला सकती हूँ, पर उसके लिए ज़रूरी था कि गले से साफ करारी आवाज़ निकाल पाऊँ, हाथ पाँव से जुम्बिश करवा सकूँ। झाड़ी के पीछे उकड़ू बैठे बदन इतना अकड़ गया था कि उसे हरकत में लाना मुश्किल हुआ जा रहा था। इससे पहले कि उससे कोई और काम करवाया जा सकता, ज़रूरी था कि उसे ज़मीन से उठाकर खड़ा किया जाए। मैं खड़ी हुई। एक ठिठुरी, झुकी, कृशकाय बुढ़िया, बारिश में चौड़ा हुई साड़ी बदन से इस तरह चिपकी थी, उसे करीब करीब नंगा किए दे रही थी। पर थी। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एक नहीं अनेक वस्त्र थे, गीले, लिपटे, पारदर्शी, पर थे। कपड़े थे। करीब करीब और अलिफ नंगा होने में बहुत फर्क है। बच्चे बीच उछाल यूं थम गए जैसे बुतों में तब्दील हो गए हों। मेरी तरफ इस नज़र से ताका जैसे झाड़ी के पीछे से वाकई खूंखार तेंदुआ या चीता प्रकट हो गया हो। मेरा अकड़ा, ठिठुरा, झुका शरीर उन्हें घात लगा शिकार पर झपटता चौपाया जान पड़ा। वे भाग गए एकदम। अब सामने थे और अब आँख से ओझल। बहुत बहुत खूब। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी और पढ़ता तो इस कहानी के साथ वो न्याय नहीं कर पाता, और न ही हमें इतना आनंद मिलता इस कहानी को सुनने में जो आपसे सुनकर मिला। अपने अगले वक्ता का पूरा परिचय 2-3 पंक्तियों में दे पाऊँ इतनी काबिलियत तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार, आलोचक, प्राध्यापक, जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र के पूर्व अध्यक्ष, बीएचयू के मालवीय चेयर प्रोफेसर, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं। पाठक के तौर पर मेरा उनसे पहला परिचय हु इस भारत माता के संपादक और इस किताब के लिए लिखी गई उनकी लंबी भूमिका, जो संभवतः सबसे लंबी भूमिका किसी किताब की है और वो इतना खूबसूरत निबंध है, उसके तौर पर हुआ। तो प्रोफेसर अग्रवाल से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद शिल्पी जी। आदरणीय अशोक जी, आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति मृदुला जी, ये शब्द अभी अभी अशोक जी से सुना मैंने, बताया कि मराठी में चीफ गेस्ट को उत्सव मूर्ति कहते हैं। तो आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति मृदुला जी, ममता जी, मैं आयोजकों का आभारी हूँ क्योंकि इस बातचीत के निमित्त मुझे मृदुला जी के लगभग सारे लेखन से
सिलसिलेवार गुजरने का अवसर मिला, कितनी कैदें से लेकर द लास्ट ईमेल तक। कितनी कैदें, वो पहली कहानी थी जो मैंने पढ़ी थी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसे संभवतः सन 74 में कहानी की प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था, और तब मैं पढ़ता था ये सब चीज़ें, खैर अभी भी पढ़ता हूँ। तो उस समय वो कहानी पढ़ी थी, और जो छाप उसकी पढ़ी वो आज तक अमेट है। और उस कहानी में जो 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 कोशिश या जो विशिष्टता मृदुला जी की दिखती है वो आज तक लास्ट ईमेल तक जारी है, और वो ये कि आमतौर से बोल्डनेस शब्द का प्रयोग खास करके स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले लेखन के प्रसंग में सेक्सुअलिटी के चित्रण या उसके एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाता है, लेकिन सेक्सुअलिटी का वास्तविक और गहरा एक्सप्लोरेशन सोशलिटी के एक्सप्लोरेशन के बिना संभव ही नहीं है। और मृदुला जी के लेखन में ये चीज कितनी कैदे से लेकर निरंतर दिखती है, और इस लिहाज से द लास्ट ईमेल बहुत ही दिलचस्प उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास भी है, क्योंकि उसके जरिए न केवल उस उपन्यास के दोनों वाचक चरित्र बल्कि पाठक भी एक तरह से चित्त कोहरा को रिविजिट करता है, और लेखिका ये एहसास कराने में कोई कमी नहीं छोड़ती कि माया कौन है और मृदुला कौन है। और ये मुझे बहुत रोचक लगा कि उसमें दोनों पात्रों के जो ईमेल आईडीज हैं वो क्या है, केविन एट क्रॉसरोड्स एंड माया एट चौरस्ता। उसमें ये दोनों पात्रों के ईमेल आईडीज हैं जो आपस में लगातार उनके आदान प्रदान होते हैं। खैर मैं उस उपन्यास पर अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि समय सीमित ही है। मैं जो कहना चाहता हूं और जिस वजह से मुझे लगता है कि ये आयोजन मृदुला जी के लेखन की अर्धशती का ये उत्सव एकदम जायज है, जरूरी है, वो इसलिए कि कोई भी महत्वपूर्ण लेखन हमें चकित करता है, ये सही है। लेखन का काम केवल सूचना देना या समझ में आना नहीं है, चकित करना भी है। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह चकित करता है, चकित करने की विधि क्या है। चकित करने की विधि क्या है, एक तरह का भाषा के साथ द्रविड़ प्राणायाम है, या चकित करने की विधि थोड़ी अधिक सघन, अधिक गंभीर और इसके बावजूद सुबोध है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो एक निरंतर मृदुला जी के लेखन में एक तरफ जो आपके भीतर के सेंसर्स हैं और दूसरी तरफ समाज की सबसे बड़ी ताकत ये होती है, परंपरा की, समाज की, मान्यताओं की, कि उन्हें आप पूरी तरह आभ्यंतरीकृत कर देते हैं। आभ्यंतरीकृत सेंसर बहुत मानी खेज अभिव्यक्ति है, और उस आभ्यंतरीकृत सेंसर से निजी जीवन में और लेखन में जूझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इस लिहाज से उसके हिस्से की धूप, उसका वो जो प्रसंग है शुरू में ही जहां प्रेम और वासना के बीच अंतर किया गया है, और आमतौर से वासना को एक नेगेटिव कनोटेशन के साथ इस्तेमाल करने की हमें आदत है, हमारा संस्कार है। वहां वो स्त्री ऐसा नहीं करती, वो वासना के बारे में कुछ और कहती है, और अपने हिसाब से सही कहती है, मेरे हिसाब से भी सही कहती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उसके द्वारा किए गए अंतर और वासना को दिए गए महत्व से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस पर्यवेक्षण की महत्ता को नहीं नकार सकते। वो आपको बेहद विचार उत्तेजित करती है। और ये ध्यान रखें कि वो उपन्यास संभवतः 78 या 79 में 75 में प्रकाशित हुआ था। तो पिछली सदी के 8वें दशक के मध्य में एक उपन्यास जो एक तो स्त्री की चॉइस को इस या पुरुष की बाइनरी से निकाल करके अपने लेखन में अपनी सार्थकता खोजने की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ उस चॉइस में भी वो स्त्री इस मामले में स्पष्ट है कि प्रेम और चीज है, वासना और चीज है, दोनों का अपनी जगह महत्व है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं, और मेरे ख्याल से इससे कोई भी संवेदनशील पाठक सहमत होगा, कि दो बुनियादी विषय हैं, दो बुनियादी थीम्स हैं जिनसे बहुत गहरे ढंग से टकराए बिना कोई लेखक बड़ा लेखक नहीं बनता। एक है प्रेम और दूसरा मृत्यु।
मृदुला जी के लेखन में एकदम आरंभिक दौर में आप वो कहानी याद करें, डैफोडिल जल रहे हैं, उसमें उस स्त्री की बोल्डनेस संबंधों के एक्सप्लोरेशन में नहीं है, मुझे कहाँ मरना है ये तय करने में, और मुझे यहीं मरना है, चाहे जो मैं यहीं मरूंगी। ये जो एक अजीब तरह का फैसला है, इसको करने के लिए जिस नैतिक साहस की जरूरत है और उसका इतना संवेदनशील चित्रण करने के लिए जिस दक्षता की जरूरत है, उन दोनों का एक साथ होना सचमुच एक मणिकांचन योग है। और मृदुला जी के लेखन में जो बहुत बुनियादी मुद्दे हैं, जो बहुत हम सबके अस्तित्व के सवाल हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जिनको कहें, उन पर भी बड़े, और शायद इसीलिए उन पर ध्यान कम दिया गया, क्योंकि बड़े एक देखिए दो तरह से होते हैं इस तरह के रिफ्लेक्शन। एक तो कुछ लेखक और वैसे भी लोग ऐसे होते हैं जो साधारण बात भी एकदम बुकरात बनकर कहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गहरी बात मजे मजे में कह जाते हैं, अगर आप चाहें तो उसे ग्रहण कर लें, वरना मजे लेते रहें, आपकी मर्जी है। मृदुला जी उस दूसरी तरह की व्यक्तियों में से है। अभी अभी जो कहानी हमने सुनी उसमें अलिफ नंगे होने और करीब करीब नंगे होने का जो फर्क है, वो कोई बहुत कोट अनकोट गंभीरता से नहीं कहा गया है, बड़े मजेदार ढंग से कहा गया है, और यही उसकी ताकत है। लेकिन ये ताकत पाठक के लिए एक चुनौती भी बनती है, और जाहिर है कि कोई भी अच्छा लेखन किसी ना किसी तरह अपने पाठक को चुनौती तो देता ही है। जो लेखन मैंने अब तक जो पढ़ा, सोचा, समझा, उससे आगे जाने के लिए मुझे चैलेंज ना करे, विवश ना करे, उसमें पढ़ूं ही क्यों। तो ये जो चीज है मृदुला जी के लेखन की, आप देखें उन्होंने जो वसु का कुटुंब की भूमिका में लिखा है कि प्रतिरोध, परकाया प्रवेश और आयरनी का बहुत रोचक अनुवाद मृदुला जी ने किया है। रसोक्ति, आयरनी को हम लोग आमतौर से विडंबना कहते हैं, मृदुला जी ने लिखा है कि मेरे लेखन के 3 तत्व निरंतर रहे हैं, प्रतिरोध, परकाया प्रवेश, रसोक्ति, ब्रैकेट में आयरनी। तो अब आयरनी के लिए आप रसोक्ति शब्द का प्रयोग करें ना करें, हालांकि संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में जाएं अगर, तो इस शब्द को जायज ठहराया जा सकता है, क्योंकि अंततः रस जो है वो एक तरह के आयरनी से ही उत्पन्न होता है। वक्रोक्ति की तर्ज पर रसोक्ति शब्द भी चल सकता है, लेकिन खैर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रतिरोध, परकाया प्रवेश और एक सेंस ऑफ आयरनी। वसु का कुटुंब, अंकित जी, रत्नाबाई की जो हंसी है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जो अट्टहास है वो प्रसन्नता का नहीं है, वो बेबसी के क्रोध का अट्टहास है, और वो ऐसा अट्टहास है जिसमें पाठक को न्योता दिया जाता है कि आप कल्पना कर लें कि दुष्ट ताकतें विनष्ट हो गई, हालांकि आप जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। उस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत ये है, और उसके फॉर्म की ताकत ये है कि बहुत आत्मसजग रूप से उपन्यास किस्सा है, बोलकर लिखाया गया या किस तरह लिखाया गया, लेकिन वो आप शुरू से ही जो, अगर जहाँ शुरुआत होती है कि घर बनवा रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, घर जरूर बनाना चाहिए, बच्चों के घर पे छत होनी चाहिए, बच्चों के सर पर छत होनी चाहिए, लॉन हो तो क्या कहने, उसमें फूल लगे, क्या वो लौकी और क्या क्या लगे, और अंत में उस पैराग्राफ का अंत है, लेकिन सपोत्रा साहब घर नहीं मकान बनवा रहे हैं। उस पैराग्राफ का अंत इस वाक्य से होता है, और वहीं से एक तरह से आप कह सकते हैं कि उपन्यास का स्वर निर्धारित हो जाता है। और उसको अगर आप देखें तो उस एनजीओ का नाम है वसुधैव कुटुंबकम, जो उस चंदे को खाया जाता है जो निर्भया के लिए या दामिनी के लिए किया गया था। और रत्नाबाई अपने गैर पढ़े लिखेपन में या अत्यंत बुद्धिमत्ता के साथ उसका नामकरण कर देती है वसु का कुटुंब। तो वो उपन्यास बेसिकली हमारे आसपास दिनों दिन बढ़ते जा रहे पतन और विघटन का, आप चाहें तो उसे अट्टहास कह लें, चाहे तो रोदन कह लें। वो उपन्यास पढ़ के मुझे कबीर की उलटबासियां लगातार याद आती रहीं, जिनमें से एक उलटबासी में वाजपेयी जी होता ये है, वो शुरू होती है कि धौल मंदलिया बैल रवाबी, कौआ ताल बजावे,
धौल मदलिया बैल रवाबी कौआ ताल बजावे, पहन चोला गधा नाचे, भैंसा नृत्य करा। कॉस्ट्यूम पहन के गधा नाच रहा है और भैंसा जो है वो कोरियोग्राफर। ये सब हो रहा है, सिंह बैठा पान कतरे वगैरह वगैरह। अंतिम पंक्ति है, उदरी बपुरी मंगल गावे, कछुए का आनंद पावे। उदरी कहते हैं चुईया को। तो हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है और जिसके कुछ बिंब हमें रोजाना शाम को बुद्धू बक्से पर दिखते हैं, हम उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि मुदरी बपुरी है, इसी में आनंद पा लेते हैं। तो रत्नाबाई की हंसी वो हंसी है, वो हंसी नहीं है, वो रुदन का हंसता हुआ रूप है। और इसलिए पशु का कुटुंब अपने ट्रीटमेंट में और अपनी चिंताओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैंने तय किया था 2-3 रचनाओं के बारे में बात करने का, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अब मुझे लगता है कि मैं केवल संक्षेप में नेति और 7 कोठरी के बारे में बात करूंगा। अभी पिछले हफ्ते मृदुला जी से बात करते हुए मुझे ये जानकर सचमुच ताज्जुब हुआ कि नेति कहानी पर शायद बहुत कम ध्यान दिया गया है। वो कहानी बेहद महत्वपूर्ण कहानी है और उसी अनुभव या उसी सत्य से जूझती हुई कहानी है मृत्यु, जैसे हम जीवन का विलोम मानते हैं, लेकिन अगर सोचें तो वो जीवन की परिणति है। दुख कितना भी दे हमें, वो विलोम नहीं है, वो परिणति है जीवन की, लेकिन फिर भी दुख तो देती है। और उसका संदर्भ कहानी के बीच में ये बात साफ होती है। कहानी तो शुरू इससे होती है, जो हम सबका, पुनः मैं कहूं कि हम सबका अनुभव है, ईश्वर है या नहीं है। वो एक श्यामल मास्टर हैं, हिंदी पढ़ाने किसी दूसरे छोटे शहर में गए हैं, तो वहाँ का एक स्थानीय व्यक्ति उनसे कहता है कि फलाने मंदिर चलना है, बड़ा मशहूर है। अब मास्टर साहब की दिलचस्पी बियर पीने में ज्यादा है मंदिर जाने की बजाय, लेकिन कैसे कह दें कि नहीं मंदिर नहीं जाना चाहता मैं। उनके मित्र बुरा मान जाएंगे, इससे ज्यादा चिंता की बात यह कि भीतर भी खौफ है कि कहीं भगवान ना नाराज हो जाए मंदिर आने से। यानी ये जो स्थिति होती है कि हम सब पढ़े लिखे लोग, वाजपेयी जी घोषित रूप से कहते हैं कि मुझे आस्था का वरदान नहीं मिला है, और मैं जानता हूं कि वाजपेयी जी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग जो घोषित रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते या उसमें संदेह करते हैं या एग्नोस्टिक जिसको कहते हैं उस तरह के हैं, वो भी इस उलझन से पूरी तरह निकल नहीं पाते, क्योंकि ये उलझन है बहुत गहरी। ये उलझन नहीं बल्कि एक तरह का गुंजलक है जो हमारी पूरी चेतना को जकड़े रहता है। और कहानी इसी के बारे में, ये ईश्वर है या नहीं। और अगर केवल इस बारे में होती तो वो एक निबंध होता, कहानी नहीं होती। लेकिन बहुत ही संवेदनापूर्ण, बहुत ही रचनात्मक भाषा में और 2 मार्मिक प्रसंगों के साथ वो कहानी इस सवाल को गूंथती है। जो व्यक्ति श्यामल मास्टर को ले गया है मंदिर, उसने अपने लगभग अपाहिज हो चुके भाई की मृत्यु चाहिए थी, मुक्ति चाहिए थी, और अब उसका पाप बोध उसके दिल पर है कि मैंने मुक्ति चाहिए थी, दूसरे शब्दों में मैंने ही उसकी मृत्यु चाहिए थी, और वो मर गया। और ये उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कहाँ आप किसी को समझा सकते हैं। अगर आपके मन में ये बात बैठ जाए कि मैंने ऐसा सोचा और वो मेरा प्रिय चला गया, तो उस अपराध बोध से मुक्त होना लगभग असंभव है। और इसी प्रसंग में श्यामल मास्टर को स्वयं अपने बेटे की मृत्यु याद आने लगती है। उनका बेटा भी गुजर चुका है। और वहां अभी अंश में उद्धृत करना चाहता हूं, छोटा सा एक पैराग्राफ। अब वो श्यामल मास्टर देवता की प्रतिमा निहार रहे हैं और अब कहानी सुने, कहानी का ये हिस्सा सुने। उस क्षण साथी के भाई और उसके अपने बेटे का आपस में विलय हो गया। ध्यान अवस्थित उसने एक दिव्य मुख देखा, और उसके बेटे का भी था, जो उसके बेटे का भी था, और साथी के चेहरे वाले एक अन्य प्राणी का भी। दोनों के चेहरों से बना वो अद्भुत मुख शांति नहीं प्रसन्न भी था। हर कण में आनंद ऐसे बसा था कि वो बुद्ध हो गया। श्यामल मास्टर बुद्ध हो गए। उनको यह एहसास हो गया कि मृत्यु जीवन का विलोम नहीं बल्कि परिणति है। इसे सहज रूप से स्वीकार ही किया जा सकता है। श्यामल को कुशीनारा में देखी बुद्ध की शैय्याशायी प्रतिमा याद आ गई।
लेकिन चूंकि मृदुला जी लेखक हैं और बहुत अच्छी लेखक हैं, फिलोसोफर नहीं है, इसलिए वो जानती हैं कि ये मनोदशा भी क्षणभंगुर ही है। जिस मनोदशा में इनका ये पात्र इस समय है उसे जैन बुद्धिज्म की टेक्निकल शब्दावली में सातोरी कहा जाएगा। सातोरी प्राप्त हुई। आपने सैकड़ों जैन कथाएं सुनी होंगी छोटी छोटी, उनमें बहुत रोचक ढंग से कि गुरु ने ऐसा किया, जैसे वो एक कथा है कि गुरु ने कहा कि बुद्ध को उठा के फेंक दो, तो शिष्य बहुत दुखी हुए, बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले तुम अभी तक नहीं समझे। सातोरी प्राप्त हो गई, वो समझ गए कि बुद्ध जब बोझ हो जाए तो उन्हें भी उठा के फेंक देना चाहिए। लेकिन उन कथाओं में, उन बोध कथाओं में सातोरी का पल आता है और शायद टिका रहता है, हमारे जीवन में नहीं टिका रहता। इस पल के तुरंत बाद ही वो सिलसिला चलता है और अंत भी इसी कंफ्यूजन और इसी वेदना के साथ होता है कि उसने, उस दूसरे व्यक्ति ने वास्तव में अपने भाई की मुक्ति चाहिए थी या मृत्यु, जैसे वो एक थोड़ा सुकर शब्द, रमणीय शब्द दे रहा था मुक्ति, और मेरे मन में यानी वाचक के मन में, श्यामल मास्टर के मन में वो सवाल जस का तस फिर भी मौजूद है कि भाई भगवान है या नहीं। क्योंकि सातोरी की स्थिति, जैसा मैंने आपसे कहा, यही दार्शनिक और कवि में अंतर होता है, और इस लिहाज से बड़े कवि दार्शनिकों से कहीं अधिक प्रामाणिक अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि दार्शनिक किसी भी गंभीर समस्या पर विचार को एक विराम पर पहुंचा देते हैं, लेखक हमारी आत्मा के अधिक निकट होता है, क्योंकि वो जानता है कि गंभीर सवालों पर विराम कभी होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। इसलिए सातोरी एक पल का अनुभव हो सकता है, उस तरह की शांति, उस तरह की मोक्ष भावना पल, 2 पल, 10 पल में भी सप्ताह भर का अनुभव हो सकता है, वो स्थायी अनुभव नहीं हो सकता। और मैं वैसे मृदुला जी को मेरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, लेकिन एक साधारण पाठक के तौर पर मैं इस कहानी के लिए मृदुला जी आपका खास करके अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। समय में 5 मिनट और ले सकता हूँ। दूसरी जो कहानी जो इसीलिए मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि वो प्रचलित जो हमारे प्रतिमान हैं या प्रचलित हमारा विमर्श है, मैंने जैसे आपसे कहा कि बिना किसी घोषणा के, बिना किसी तूम ताम के, वो कहानी भी उसी तरह उन सब चीजों का अतिक्रमण करती है और पाठक को साथ लिए लिए करती है। और वो कहानी है 7 कोठरी। और 7 कोठरी स्त्री की दृष्टि से जिस समाज और जिस लोक का हम बहुत महिमा मंडन करते हैं, उसकी बहुत कठोर और बहुत सटीक आलोचना है वो 7 कोठरी। कहानी ये है कि वो एक नरेटर, मान लीजिए लेखिका मांडू घूमने गई हैं और वहाँ उनको एक बहुत खास तरह का गाइड मिल जाता है, जो उन्हें वैसे तो गाइड फिल्म के राजू गाइड की याद दिलाता है, लेकिन है छोटा सा बच्चा, लेकिन मिजाज में लेखक के शब्दों में खूसट बूढ़े से कम नहीं है, क्योंकि वैसा ही उसका तुनक मिजाजी है उसमें और वैसी ही बड़ी बड़ी बातें करता है। और वो कहता है कि 7 कोठरी दिखानी है। 7 कोठरियों की कहानी कुल मिलाकर के ये है कि एक गांव में 7 बहनें थीं, 7 अपने आप को महादेव जी के ब्याहता मानती थीं और इसलिए किसी लौकिक पुरुष से विवाह करने को तैयार नहीं थी। और गांव में सूखा पड़ने लगता है लगातार। तो अब ये स्थिति है कि जिस गांव में एक घर में 7-7 कन्याएं कुंवारी बैठी हूँ, वहां कैसे बारिश होगी? वहां तो सूखा पड़ना ही है, वहां तो अकाल पड़ना ही है, तो इसका कुछ उपचार किया जाना जरूरी है। तो मजबूर किया जाता है उनको कि वो विवाह करें। वो लड़कियां विवाह करने से इनकार कर देती हैं और एक के बाद एक कूद के आत्महत्या कर देती हैं। 7वीं लड़की आवाज लगाती है महादेव महादेव, और महादेव आते हैं और उसको जैसे लेके चल देते हैं, और जहां जहां उसके पांव पड़ते हैं वहां पानी का सोता फूटता जाता है। मार्के की बात यह है कि बाद में मालूम पड़ता है इस चमत्कारिक घटना का जो चमत्कारिक पाठ समाज में प्रचलित होता है वो ये कि असल में पानी तभी फूटा उन सोतों से जब वो उल्टा वो पापनी गांव से चली गई। और वो जो महादेव महादेव चिल्ला रही थी
वो महादेव जी नहीं थे, बल्कि गांव का ही कोई लौंडा था जिसका नाम महादेव था। और ये चूंकि उसने पाप किया, उसने ये उल्टी की, तो पानी तभी उन स्रोतों से फूटा जो उसकी 6 बहनों के बलिदान के कारण बने थे जब वो इस गांव से चली गई। तो लेखिका पूछती है कि वो पानी तो लेकिन उसके पांव रखने से ही फूटा था। बोले वो सब कुछ नहीं, वो पानी असल में इसीलिए फूटा कि वो यहां से चली गई। अब ये जो आप देखें इस स्थिति को, हमारे समाज में या किसी भी समाज में ये होता है कि जो बहुत बेचैन करने वाले सवाल आपके सामने रखे अपने शब्दों या अपने व्यवहार में, आप उसे उसके समय में दंडित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, देश निकाला देते हैं और बाद में उसे देवता में तब्दील कर देते हैं। स्थिति आती है कि आप एक आदमी को उसकी हरकतों से परेशान होकर के गोली मार देते हैं और उसके बाद वो आपकी चेतना का अनिवार्य अंग बन गया है या बना दिया गया या बना दिया जाता है। और ये तमाम समाजों में हुआ है, केवल हमारे समाज में। ये एक तरह से जो विद्रोह का, नवाचार का एप्रोप्रिएशन है, ये केवल आधुनिक समाजों की विशेषता नहीं है और केवल पारंपरिक समाजों की विशेषता नहीं है। और ये कहानी इस बात को इतने सुंदर और मार्मिक ढंग से रेखांकित करती है कि जिसके कारण पानी आया है उसी की छाया से उसे बचाना है। और इसीलिए उस है वहां केवल 6 कोठरियां, कही जाती हैं 7 कोठरियां, यानी इतनी कृपा की गई है कि 7वीं को याद रखा गया है। कोठरियां हालांकि 6 ही हैं और उनमें ताला लगा हुआ है कि कहीं वो आके उनको दूषित न कर दे। वो तो प्रेत बन गई है तो आकर के वो उसको दूषित कर सकती है उस पानी को या किसी भी तरह से, तो उनमें ताला लगा के रखा जाता है, वहां पूजा पाठ होता है। और अंत में हमें मालूम पड़ता है कि वो जो लड़की वहां कपड़े धो रही थी और जिसको देख करके लेखिका को लगा था कि इतने खतरनाक ढंग से कपड़े धो रही है, पहाड़ से गिर जाएगी और इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, तो मालूम पड़ा कि वो जो अमावस की रात होती है, हर अमावस की रात वो 7वीं बहन आके महादेव के कपड़े धोती है। ऐसा एक अद्भुत चित्र बनता है। और हमारी जो, मैंने जैसा कहा कि हमारे जो पारंपरिक किस्से हैं, हमारी जो लोक कथाएं हैं, उनको पढ़ना हम सबके जीवन का अनुभव रहा है। हम धीरे धीरे उससे वंचित होते जाते हैं और जैसा मेरा पिछले कई सालों का अनुभव बताता है कि जब जितनी अधिक अंग्रेजी आप पढ़ लेते हैं उतने ही अधिक आप अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अगर नितांत लगातार सावधान ना रहें तो गैर हिंदुस्तानी होते चले जाते हैं। इसीलिए इस तरह के चमत्कारों को, आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले जादुई यथार्थवाद इंपोर्टेड फ्रॉम लैटिन अमेरिका, ये कहने का बहुत फैशन था हिंदी में और हिंदुस्तान की सभी जुबानों में। मुझे ताज्जुब होता था तब भी और आज भी। भाई मेरी माँ के सपने में तो मेरे पिताजी हर छठे चौमासे चले आते थे और आके सारे किस्से कहानी बता जाते थे, भविष्य की चेतावनियां दे जाते थे। घर के जो करता धरता मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब थे, वो बहुत झल्लाते थे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि बात को टाल दें। तो क्या बाबूजी कह गए तो करना पड़ेगा। अगर बाबूजी कह गए कि गणेशा पंडित के मंदिर में इतने पैसे पहुंचने हैं तो पहुंचने हैं, भले ही वो जीजी की अपनी इच्छा हो, लेकिन चूंकि बाबूजी का आदेश है जो सपने में दिया गया है तो उसे कौन चैलेंज कर सकता है। तो सपने और यथार्थ के बीच का जो निरंतर संवाद और आदान प्रदान है, ये हमारे जैसे समाज में जो सौभाग्य से अभी भी एक तरफ परंपरागत है, दूसरी तरफ अपनी परंपरा से विकसित होते हुए आधुनिक संस्कार जिसमें मौजूद हैं और जिनकी छापें मौजूद हैं, और परम सौभाग्य से मैं फिर से कहूं, अब ये जो बात कह रहा हूं उससे अंग्रेजी या यूरोपीय ज्ञान परंपरा का हमारे समाज में दोहरा रोल है। नकारात्मक रोल की मैंने चर्चा की और सकारात्मक रोल ये है कि उसके कारण हमें उन अद्भुत समाजों में से हैं जिसे एक तरफ पुरानी हिंदुस्तानी ट्रेडिशन, संस्कृत, पाली, प्राकृत, दूसरी ओर अरबी और फारसी की ट्रेडिशन, तुर्की की ट्रेडिशन, और तीसरी ओर समूचे पश्चिम यूरोप की ट्रेडिशन। ये हिंदुस्तान के हर पढ़े लिखे आदमी को, गैर पढ़े लिखे आदमी को भी जाने अनजाने संस्कार में मिलता है। एकेडमिक स्तर पर इस पर बहुत सी बातें होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन रचनात्मक लेखन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे लेखक आप देखें
आप जिन लेखकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो लेखक आपको रुचते हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उनमें इन तीनों परंपराओं के बीच का संवाद और अंतर संबंध किसी न किसी रूप में आपको बोलता दिखाई पड़ेगा, अपनी अपनी जाहिर के व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ। और मृदुला जी की जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगती है वो यही कि उनका अनुसंधान, उनकी रचनात्मक खोज परंपरा और वर्तमान, हमारा जो पूरा सांस्कृतिक रिक्त है और हमारे सामने जो इस समय सांस्कृतिक रिक्ति है, दोनों को शोधने में, दोनों के बारे में सोचने में, उसे व्यक्त करने में और आपके भीतर और बाहर दोनों में हिम्मत के साथ सवाल उठाने और उन सवालों को उठाने में, आपको निमंत्रित करने में और इस बात को बहुत सहज मजे मजे में आप तक पहुंचा देने में कि ये रचना की यात्रा जीवन की उस यात्रा का रूपक है जिसका अंत कभी नहीं होता। और इसीलिए फिलॉसफी और लिटरेचर का ये बुनियादी फर्क है कि फिलॉसफी में सवालों के हल शायद हो जाते हैं, हालांकि गंभीर तौर पर जानते हैं कि वहाँ भी नहीं होते, लेकिन रचना में तो नहीं होते। रचना में तो खोज निरंतर जारी रहती है, इसीलिए हर रचना आपके मन में अपने ढंग से खुलती है, मेरे मन में अपने ढंग से खुलती है। बात यह है, लेखक की महत्ता इस बात में होती है कि उसमें इस तरह के कितने खुलाव की गुंजाइश है, कितनी वसाहत है। और इस लिहाज से निश्चित रूप से मृदुला जी हमारी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मननीय और विचारणीय लेखकों में से हैं। मैं एक बार फिर से आयोजकों का आभार करता हूं कि मुझे ये बातें कहने का अवसर मिला और आभार करता हूं आयोजकों का इस बात के लिए कि इस कार्यक्रम के बहाने हम मृदुला जी पर कुछ चर्चा कर रहे हैं और उनके महत्व का रेखांकन कर रहे हैं। धन्यवाद। बंद कर। मृदुला जी की नायिकाओं को जैनेंद्र जी प्रबल कहा करते थे और कहते थे कि भाई तुम्हारी नायिकाओं के साथ रहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक स्त्री के तौर पर मैं चारों ओर उनके नायकों को ढूंढती हूँ जिनकी चर्चा तो कम होती है। कहाँ मिलते हैं कठगुलाब का विपिन या उसके हिस्से की धूप का जितेन, मैं और मैं का राकेश या फिर चितकोबरा का महेश। मैं प्रेमी का जिक्र नहीं करूंगी ये, क्योंकि ये जो चारों कैरेक्टर हैं, चारों नायक हैं, ये पति के तौर पर उन उपन्यासों में मौजूद रहे हैं। चितकोबरा पर जब विवाद हुआ तो साहित्य समझने की मेरी उम्र तो नहीं रही होगी, लेकिन मेरा जो सबसे पसंदीदा हिस्सा है उस किताब का पति पत्नी के बीच में संवाद है। और मनु पूछती है महेश से कि किसी दिन मुझे किसी से प्यार हो गया तो, और महेश कहता है तो क्या, मुझे मत बताना। कहता है कि मेरे साथ एक विडंबना हो गई, जिस दिन तुमने मुझसे प्यार करना बंद किया उसी क्षण मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो प्यार करना जरूरी है, प्यार पाना नहीं। ये इतना खूबसूरत संवाद है ऐसी गृहस्थी में जो कई साल पुरानी है, जहां बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और पति पत्नी के बीच में इस तरह का संवाद है। इतनी खूबसूरती से इसको बुना गया है। अपने प्रिय पुरुष पात्रों के लिए मृदुला जी कहती है कि ये सारे, मैं उनसे पूछती हूँ कि ये कहाँ मिले आपको, कहाँ मिलते हैं ऐसे पुरुष। वो कहते हैं मेरे आसपास ऐसे ही थे और इसलिए शायद मैं पुरुषों के विरोध में नहीं रहती हूँ। अपने प्रिय पात्रों के लिए दो चार पंक्तियां मैंने इसलिए चुराई क्योंकि चर्चा अब भी नायिकाओं की ही होनी है। मृदुला जी की अगली किताब भी स्त्रियों के ऊपर ही है। मृदुला जी की नायिकाएं बनना मुश्किल काम है क्योंकि वो कोई स्त्रियों का सशक्तिकरण तो करती नहीं है अपनी किताबों में। सशक्त स्त्रियां ही उनकी नायिका बन पाती हैं। तो अगली किताब वे नायाब औरतें जो वाणी प्रकाशन से संभवतः अगले साल छपकर आ रही है, उसका कुछ पसंदीदा अंश मैं आग्रह करूंगी मृदुला जी से कि वो पढ़कर हमें सुनाए। मुझसे शिल्पी ने ये आदेश मुझे शिल्पी ने कुछ दिन पहले दिया। अब तब मेरे मन में, मैं तो उल्टी खोपड़ी की हूँ, तो मुझे ये लगा कि
बहुत मज़ेदार सा एक अंश उसमें से पढ़ा जाए जो नायाब औरत में के बारे में हो। और क्योंकि ये मेमोआ है, संस्मरण है, तो सब कुछ इसमें वाकई घटता है, ये नेति जैसी कहानी नहीं है। तो इसमें मैं अपनी एक बहन का जिक्र कर रही हूँ, यहाँ है, कृपया नाराज़ ना हो। वो उन बहनों में से हैं जो नहीं लिखती। अब हमारे यहाँ ये बतलाना ज़रूरी होता है कि कौन सी बहन नहीं लिखती, ये नहीं कि कौन सी बहन लिखती है। तो ये वो वाली बहन है जो नहीं लिखती और पढ़ती बहुत हैं। तो छोटा सा एक अंश उनके बारे में है। चित्रा ने बीए में औसत अंक पाने के बावजूद दर्शन शास्त्र में इतने अंक पा लिए कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज ने बखुशी एमए में दाखिला दे दिया। हम खुश हुए कि मेरे बाद चित्रा एमए कर लेगी, पर कहाँ साहब, एक नज़र देख आशिक का ऐसा भूत चढ़ा कि उतरे न उतरा और फौरन बिहार रचाना पड़ा। ज्ञानी जन जानते हैं कि 1962 की चीनी युद्ध से पहले जब पंचशील चरम पर था, पंडित नेहरू अमेरिका गए तो वहाँ पढ़ रहे पीएचडी कर चुके युवा भारतीयों को हिंदुस्तान आने का इतने उत्तप्त शब्दों में न्योता दिया कि सबका ईमान डिग गया। उन्होंने वादा किया कि विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में उन्हें उम्दा नौकरियां ही नहीं मिलेंगी, काम करने के लिए हर तरह की आज़ादी भी मिलेगी जिससे वे शोध जारी रख सकेंगे। बाकी लोग भावुक तो हुए, जैसे पंडित नेहरू के उदात्त और भावप्रवण भाषणों को सुनकर अमूमन हो जाते थे, पर अमेरिका में पदवी और न्यूक्लियर फिजिक्स में शोध की सुविधाएं छोड़ भारत लौटने वाले सिर्फ डॉक्टर आदिश जैन थे। जो काम उनके माँ बाप 6 सालों में न करवा पाए, पंडित नेहरू ने 25 मिनट में कर दिया। ये दीगर है कि जब हिंदुस्तान आए तो उन्हें एनपीएल में अमेरिका से आधी तनख्वाह पर नौकरी मिली और शोध की सुविधा और आज़ादी ना के बराबर। सब कुछ लाल फीताशाही में कैद था। वैज्ञानिकों से भी वही बर्ताव किया जाता था जो क्लर्कों से। कोई निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। पर वैज्ञानिक की फितरत लेखक की फितरत की तरह होती है, लिखना है तो लिखना है, शोध करना है तो हर बाधा को पुल बना लेना है। सो आदिश जैन ने क्रायोजेनिक्स यानी उस विज्ञान पर जिसका संबंध बहुत नीचे के तापमान के प्रभावों से है, जमकर शोध किया और नतीजे हासिल किए। इतने कि 1975 में जब चीन और भारत के बीच आवागमन शून्य के बराबर था, चीन ने उन्हें बुलाया और फादर ऑफ क्रायोजेनिक्स घोषित किया। हमने सोचा अब उनकी किस्मत पलटी, हिंदुस्तान लौटने पर तरक्की मिलती जाएगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार प्रमिला कल्हन को साक्षात्कार देने के कारण काफ़ी लानत मलामत हुई। कुछ कसूर प्रमिला कल्हन का भी था। पत्रकारिता की अतिशयोक्ति का प्रयोग करके लिख मारा कि ताजुब था, इतना आला वैज्ञानिक एनपीएल का निदेशक नहीं था। क्या कमीना बवाल उठा। कहा गया किसी संस्थान के अफसर को पत्रकार को साक्षात्कार देने का कानूनन हक नहीं था। क्या अचरज की पत्रकारिता अपने यहाँ इतनी लचर होती है। सही स्रोत से तथ्यात्मक सत्य न जाना जा सकता है न लिखा। जो सरकार प्रचारित कर दे वही छापो, बोलो, दिखलाओ, वरना अंधकार में वास करो। पर यह घटना उनकी शादी के 11 साल बाद की है। फिलहाल मैं बात कर रही थी उनकी शादी की, जो 1964 में 21 मई को हुई और 27 मई को उनके प्रेरणा स्रोत पंडित नेहरू चल बसे। किस्मत, पर उनकी किस्मत इससे भी गई बीती थी। जब वे 1962 में उम्मीद और आस्था से जगर मगर करते हिंदुस्तान पहुँचे, तभी हिंदू से चीन युद्ध हो गया, जिसकी पंडित नेहरू ने सपने में भी संभावना नहीं देखी थी। उसमें हिंदुस्तान की पतली हालत, नाकाफी तैयारी और करारी हार के बाद चीन के एक तरफा सीज़फायर ने पंडित नेहरू को गहरे अवसाद से घेर लिया। वे इस हालत में कदापि नहीं थे कि अपनी तकरीर से जुनूनी हुए नौजवान से किया वादा याद करें। आदिश ने कभी उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। खैर, खाक डालिए उस पर। मैं चित्रा के पहली नज़र के इश्क पर लौटती हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे ज़रा भटकने की आदत है।
जब 1962 में डॉक्टर आदिश कॉर्नेल विश्वविद्यालय से संन्यास ले दिल्ली पधारे तो एक शाम किसी समारोह में पिताजी से टकरा गए। चित्रा साथ थी। आदिश की सीरत तो बतला चुकी, अब सूरत पर आती हूँ। पहली नज़र में वे गॉन विद द विंड के एशले विल्क्स की याद दिलाते थे। कहीं और देखती नज़र और इंटेंस चेहरा। चित्रा देखते ही फिदा हो गई। ऊपर से एक कशिश कि ये इंसान एक तकरीर सुन सब कुछ छोड़ हिंदुस्तान चला आया। चित्रा काफ़ी आदर्शवादी थी। उसे लगा ये शख्स उसके लिए ही आया है। उसने पिताजी से साफ कह दिया वो आदिश जैन से शादी करना चाहती है। पिताजी पहुँचे। तुम्हारी उनसे बात हुई है? नहीं। मैंने कहा मैं चाहती हूँ, उनका पता नहीं। अरे ऐसे कैसे तुम शादी पर पहुँच गई? अभी तो एमए प्रीवियस में आई हो और उनके परिवार के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं, आप पता कर लीजिए। चित्रा को इतना बेबाक निडर पहले ना देखा था। कुछ असमंजस की हालत में तय किया उनके घर हो आया जाए। तो मालूमात ले आदिश को बिना बतलाए उनके घर सब्जी मंडी पहुंच गए। बाहर की तंग गलियों में ही दम घुटने लगा। घर पहुंच सिर चकरा गया। बेहद पुरानी 2 मंजिला हवेली, जहां दूसरी मंजिल पर पुराने ज़माने वाला जंगला लगा था, जिसे फलांग कर एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचा जाता था। खैर, वे आदिश और उनके पुरानी वज़ा के दानिशमंद पिता से, जिन्हें मंडी की गलियों में सबने इज्जत से लाला जी कहकर पुकारा था, बातचीत में लगे। बातों बातों में पूछा वे लोग वहाँ कब से रह रहे थे। हमेशा से, लाला जी का छोटा सा जवाब था। और कब तक रहेंगे? पिताजी ने मजाक का पुट देकर पूछा। हमेशा। जवाब और छोटा था। जैनेंद्र का त्याग पत्र पढ़े मालूम होते थे। जी बहुत जल्द हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, आदिश ने बाधा दी। अमेरिका से आए, लाला जी ने कहा और चुप हो गए। इतने में नौकर दे मार खाने का सामान ले हाजिर हो गया। घर की बनी खस्ता कचौड़ी, मूंग की दाल का महीन चीला, मेथी की चटनी, पुदीने की ताज़ी पिसी चटनी और मखाने की खीर। पिताजी के मुंह में पानी आ गया। भाभी जी के गुजरने के बाद ऐसे व्यंजन खाए न थे, वे भी एक साथ। बना कब मेरे को लिए? मैं तो बिना सूचना दिए आया। लीजिए ना। आदिश और पिता ने एक साथ गुजारिश की और आदिश उठकर परोसने लगे। पिताजी मोहित हुए बगैर न रह सके। कहा बहुत लाजवाब बना है। किसने बनाया? अम्मा ने। अरे मिलवाओ तो सही, उन्हें सीधा शुक्रिया कह दूँ। आदिश इधर उधर करने लगे तो लाला जी ने कहा चौके में घुसने के बाद किसी से मिलती नहीं, जैन रीति से सूतक करती हैं, आप जानते ही होंगे। मेरी माँ करती थी, उसके बाद जीनिए। उन्होंने बीच में कहा, पर इतनी सौम्यता से कि बात कटी न लगी। कुछ देर बाद जी कड़ा करके पिताजी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है? अभी तो नौकरी देखनी है, नेहरू जी ने कहा था बहुत सी ओपनिंग होंगी, देखता हूँ शोध की कहाँ गुंजाइश ज़्यादा है। आदिश ने जवाब दिया। पिताजी को उसमें ज़बह होते बकरे की याद आई। बेचारा, अभी कितना मोह भंग झेलना है। काश शादी के बारे में ना सोच रहा हो। खुद कुछ कहेंगे तो लगेगा लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं, वैसा वे हरगिज़ नहीं चाहते थे। ऊपर से ज़बान पर काबू ना रखा और इतना माल उड़ा लिया। सब कुछ बढ़िया है, पर इस घर में चित्रा नहीं रह पाएगी, कभी नहीं। वे ऊहा बोह में थे कि लाला जी ने कहा, फिर शादी भी करनी है। बात पूरी होते ही आदिश ने सख्ती से कहा, हरगिज़ नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता, पहले शोध पूरा कर लूँ तब। और ये घर, कहते कहते वो चुप हो गए। अमेरिका से आए, लाला जी ने उसे निर्लिप्त भाव से दोहराया। आदिश का चेहरा तना रहा। पिताजी को यकीन हो गया शादी का उनका कोई इरादा न था। वो खुशी खुशी घर आए, खूब तफसील से सारा वाक़या बतौर मजाक सुनाया। अरे मेरा तो दिल दहल गया, जहाँ देखो जैनी, आगे जैनी, पीछे जैनी, दाएं जैनी, बाएं जैनी, जिसका नाम दरियाफ्त करो वही लाला जी। बड़ी मुश्किल से लाला जम्बू प्रसाद जैन की पुश्तो पुरानी 2 मंजिला हवेली पर पहुंचा। गनीमत निचली मंजिल तक महदूद रहा, वरना जंगला फलांग कर दूसरी तरफ जाना पड़ता। क्या घर था, यकीनन उसमें 2-4 भूत रहते होंगे। कबूतर थे, मम्मी ने टोका। क्या? अपनी नकुड़ की हवेली में कितने कबूतर?
मम्मी को नकुड़ की हवेली दिखलाई दे रही थी। जंगले पर तो अपनी तरह की छत डल सकती है, उन्होंने आगे कहा। तुम्हारा मतलब मैं वहाँ छत डलवाने जाऊँ? तुम क्यों जाओगे? समझा दो क्या करना है, लड़का होशियार है, समझ जाएगा। उसका शादी का कोई इरादा नहीं है, पिताजी फट पड़े। आपने पूछा था? चित्रा ने डर कर पूछा। नहीं, उसने खुद बतलाया। चित्रा के चेहरे पर शक तैरता देख जोड़ा। उसके पिता ने कहा था इसकी शादी भी करनी है, तो उसने अपने शोध का हवाला देकर सख्ती से मना कर दिया। अब तो तुमने अपना इरादा छोड़ दिया ना, घर को छोड़ो, जैसा भी है हमें क्या। पर वो शादी करना ही नहीं चाहता। मुझे उनसे अकेले मिलना है, चित्रा ने कहा। अरे तुमने सुना नहीं? उनका घर एक अजायब घर है। और सुनो, माँ पक्की जैन शोधन है, भाभी जी की तरह। माँ बीच में बोली, क्या लजीज खाना बनाती थी। चित्रा, तुमने तो खाया होगा। तुम्हारे पिताजी को किसी और का बनाया खाना पसंद ही ना आता था। मैंने तो खैर कभी बनाया नहीं। उनके घर तो उम्दा बना होगा, माँ कहती गई। मैं उनके घर खाना खाने नहीं गया था। अरे जाओ, माँ खिलखिला कर हंस दी। किसे बना रहे हो? मुझे उनसे अकेले मिलना है, चित्रा ने बात का रुख बदलते देख जोर देकर दोहराया। पर क्यों? मैंने बतलाया था ना, उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। मैं खुद पूछना चाहती हूँ। क्यों अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हो? इसमें बेइज्जती क्या है? जितनी जल्दी उन्हें मालूम हो जाए बेहतर है। शादी तो हमारी होगी ही। क्या जहालत है? तुम्हें कैसे पता? जो मैं एक बार ठान लेती हूँ होकर रहता है। बात सही कह रही थी। पिताजी डरे इंसान की तरह गुस्से से बोले, बकवास। चित्रा कुछ कहती उससे पहले मम्मी बोली, मुझे भी मिलना है। क्यों? खुद देख लूं लड़का कैसा है। मम्मी ने निहायत इत्मीनान से कहा, तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ वो शादी नहीं करना चाहता। पिताजी ने आवाज़ ऊंची की तो मम्मी बोली, अब मुझे हॉल तो करवाओ मत। पिताजी ने फौरन आवाज़ मुलायम बनाकर कहा, हम ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर सकते। मम्मी भी वकील की बेटी थी, बोली, किसी से नहीं करना चाहता या चित्रा से? किसी से। तब हमारे मिलने में क्या हर्ज है? तुम बीच में कैसे आ गई? क्यों, सास हुई ना। अरे कैसी सास, जब वो शादी ही नहीं करना चाहता। अब की बार पिताजी की आवाज़ ऊंची हुई तो मम्मी हंसकर बोली, तुम करना चाहते थे? उसका क्या जिक्र है, जो होना होता है होता है। मम्मी ने इतने यकीन से कहा कि पिताजी एकदम चुप हो गए। मम्मी के ख़तरनाक इंट्यूशन को जगाना नहीं चाहते थे। चित्रा और आदिश की मुलाकात घर पर हुई। उससे पहले आदिश मम्मी से उनके बेडरूम में जाकर मिल आए। उनसे सब लोग वहीं मिलते थे। 5 मिनट की मुलाकात खिंचकर आधा घंटा चली। पिताजी कई बार अंदर बाहर हो लिए, पर मम्मी ने बैठने को नहीं कहा। उनकी गुफ्तगू किस पर हुई बाद में पता चला। आदिश शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ रसिक थे, मम्मी मात्र रसिक, पर आपस में बातचीत के लिए मजमून माकूल था। उसके बाद भी चित्रा से मिले। पिताजी मम्मी के कमरे में गए तो चमकती आंखों से उन्होंने कहा, लड़का हीरा है, उसकी आंखों का भाव रहने दो। कहकर पिताजी बाहर निकल आए। हम सब जानते थे मम्मी हर इंसान को उसकी आंखों के भाव से परखती थी। हमारे यहाँ के प्राइवेसी के उसूल के चलते किसी का उनके मुलाकाती कमरे में जाने का सवाल पैदा नहीं होता था, पर मेरे कान उधर ही लगे थे और बातचीत के कुछ टुकड़े समझ में आ रहे थे। समझा कि आदिश का ख्याल था कि जैन साहब की बेटी फिजिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहती थी। मम्मी से गुफ्तगू के बाद सोचा शायद संगीत पर चर्चा करना चाहती होगी। उन्होंने पूछा, आप फिजिक्स में एमए कर रही हैं? नहीं, दर्शन शास्त्र में। आपको उसमें दिलचस्पी है? हाँ, शास्त्रीय संगीत का उससे गहरा ताल्लुक है। वे देर तक उस पर बोलते रहे। पहली मुलाकात में ही चित्रा शास्त्रीय संगीत के बारे में इतना जान गई कि बाद में उनके साथ संगीत सभाओं में देर रात तक शिरकत करने में एतराज़ न किया, बल्कि रस लिया। खैर, कुछ देर की उस्तादी चर्चा के बाद चित्रा ने सहसा कहा, पिताजी कह रहे थे आप शादी नहीं करना चाहते। इस अचानक हमले से वे हैरान परेशान होकर जी जी करते रह गए। चित्रा ने दूसरा बात सवाल किया, कभी नहीं करना चाहते या अभी नहीं करना चाहते?
अभी मुझे बहुत काम है, संभल कर उन्होंने कहा। कब तक ख़त्म होगा? चित्रा ने अजीम मासूमियत से पूछा। कभी नहीं, मेरा मतलब काम तो चलता ही रहेगा। तो आप उम्र भर कुंवारे रहेंगे? आप उसे लेकर क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, किसी से शादी नहीं करना चाहते या मुझसे नहीं करना चाहते? भौचक आदिश देर तक बोलने की ताकत न जुटा पाए। फिर अस्फुट स्वर में कहा, आपसे? कुछ देर के लिए फिजिक्स और शास्त्रीय संगीत भूल पिछले दिनों में हुई बातों को याद कर इस गणित का हिसाब लगाने लगे कि कमी उनके सुनने में रही या उन लोगों के समझने में। तर्क कहता है कि इस बाबत बात हुई होगी ज़रूर, वरना ये सवाल कैसे उठता। हिसाब पूरा नहीं हुआ कि चित्रा को कहते सुना, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? रात उनके मुंह से निकला, आप मुझे पसंद हैं। अब तक वे पूरी तरह संभल चुके थे। उन्होंने विस्तार से कहा कि ये उनके लिए गौरव की बात थी, पर वे अभी कई बरस शादी नहीं कर सकते थे। उनका घर बहुत दकियानूसी था और इस लायक नहीं था कि कोई पढ़ी लिखी लड़की उसमें रह पाए। फिर आप तो एमए प्रीवियस में हैं, उन्होंने कुछ फटकार कर कहा। आपको हर हाल एमए पूरा करना चाहिए, कोई बीच में पढ़ाई छोड़े मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आप कहेंगे तो पूरा कर लूँगी शादी के बाद। कैसी शादी? मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझसे या किसी से नहीं। चित्रा ने इतने मध्यम सुर में कहा कि सुनने के लिए मुंह उसके बिल्कुल करीब लाना पड़ा। आपके दांत बहुत सुंदर हैं, उसने कहा, और बाल भी। मेरे दोनों अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वे रास्ता भूल गए। फिर संभल कर बोले, मैं कह रहा था मैं किसी से शादी करके उसे बेआरामी में नहीं रख सकता, और अगर वो आराम से रहे तो? मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता, उन्हें साथ लेकर ही घर बदलूंगा। वही तो मुझे पसंद है। चलता हूँ। वे उठकर खड़े हो गए। भीमसेन जोशी का कॉन्सर्ट हो तो मुझे बतलाइएगा। बतलाएंगे ना। हमारे घर में माँ के सिवा किसी को दिलचस्पी नहीं है, और माँ आपने देखा कहीं आ जा नहीं सकती। उसने एक लंबी सांस भरकर हाथ जोड़ दिए। आदिशी ज़रूर कहने के बाद कुछ विलंब से बाहर निकले। बाद में चित्रा ने मम्मी से कहा, शादी तो खैर होगी ही। उसने कुछ कहा? पिताजी ने पूछा। नहीं, मैं कह रही हूँ, उसने जवाब दिया। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, वो भी तो राजी हो जाएंगे, उसने इत्मीनान से कहा। मम्मी हंसती। इसमें हंसने की क्या बात है? पिताजी नाराज़ लगे। लड़का कितना भी तेज़ दिमाग हो, है बहुत भोला। मम्मी और खुलकर हंस दी। मतलब? लगता नहीं लड़कियों से ज़्यादा साबका पड़ा है। अब मम्मी और चित्रा दोनों हंसी। पता नहीं क्यों मुझे आदिश से हमदर्दी हो आई। मैंने मम्मी से कहा, प्लीज़ इसमें आप अपना इंट्यूशन मत लगाइएगा। इंट्यूशन कोई मारा मैं है जो लगाऊंगी? होता है तो होता है, प्यार की तरह, चित्रा ने धीमे से कहा। पिताजी ने मेरा अनुमोदन किया। अपना इंट्यूशन रहने देना, मुझे कौन सा शौक है। मम्मी ने हमें बर्खास्त करने के स्वर में जोड़ा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पिताजी के पास आदिश का फ़ोन आया कि चित्रा को बतला दें इतवार को भीमसेन जोशी का कॉन्सर्ट है, वे जाना चाहती हैं। उन्होंने बतलाने को कहा था। पिताजी एकदम सकपका गए। उनके मुंह से निकला, आप ही बात कर लीजिए। चित्रा ने फ़ोन लिया, मासूमियत से कहा, वो आपने याद रखा, थैंक यू सो मच। आप मुझे ले चलेंगे ना? मैं? आप जाएंगे ना? हाँ, पर मुझे नहीं ले जाना चाहती। कोई बात नहीं, हमारे घर से तो कोई जाएगा नहीं। आपकी बहन है ना, अब हम दोनों को ले जाएंगे। थैंक्स। कितने बजे होगा? पिताजी टिकट मंगवा लेंगे, आप हमारे घर आ जाइएगा, कार से चलेंगे। कॉन्सर्ट पर देर से ख़त्म होगा, उन्होंने कहा, पर बेरुखी से नहीं। कोई बात नहीं, ड्राइवर है, हमें घर छोड़कर आपको छोड़ आएगा। मम्मी ने कहा, मैंने कहा था ना लड़का बहुत भोला है। पिताजी ने चित्रा से कहा, तुमने हमसे बिना पूछे प्रोग्राम बना लिया, मना कर दूं? अब कह दिया है तो आगे से पूछ कर तय करना। मैंने कहा, मुझसे भी नहीं पूछा मैं जाना चाहती हूँ कि नहीं। उसने कहा, बस रहने दो। मैंने रहने दिया, और भीमसेन जोशी पर आदिश का पूरा लेक्चर सुनने के बाद उन्हें सुना तो मन में बेहतर उतरा।
पर आदिश का कोई एक पसंदीदा गायक तो था नहीं। लिहाजा जब भी वे कुछ कहते, चित्रा उम्दा शागिर्द की तरह मगन मन सुनती। नतीजा ये होता कि अगले किसी कॉन्सर्ट के लिए वे उससे जानकारी देने का कॉल भरते थे। पिताजी के सामने जब उसने दोबारा जुमला उछाला कि घर में तो किसी को दिलचस्पी है नहीं, तो तैश में आ गए। बोले कैसे नहीं है, हम भी चलेंगे। लिहाजा रविशंकर का सितार सुनने पिताजी, मैं और चित्रा गए। आदिश अलग से आए। पिताजी ठहरे महा अहंकारी, तो सीट एकदम आगे की ली। आदिश की कुछ पीछे थी। कुछ देर बाद मैं उठकर उनके पास गई और कहा, आप आगे आ जाएं, असली पारखी तो आप हैं, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। दरअसल उनकी टिप्पणी के बिना सूना सूना लग रहा था। जाहिर है वे नहीं माने, कोई सज्जन पुरुष नहीं मानता। पर फिर हुआ ये कि पिताजी का संदेश लेकर चित्रा आई कि आगे की सीट खाली हैं, पिताजी की गुजारिश है कि आप हमारे साथ बैठें। गलती हो गई, पहले ही 4 सीट बुक करवानी थी। चलिए ना, आपके बिना कुछ मज़ा, मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा। वे उठकर आगे आ गए। आते ही बोले, अगली बार सीटें मैं बुक करवाऊंगा। ज़रूर बरखुरदार, इसके सिवा पिताजी क्या कह सकते थे। अदब तहजीब का ज़माना था। उसके बाद मैं डालमे नगर लौट गई। वे तीनों जाते रहे होंगे। मेरा दिल्ली आना तब हुआ जब चित्रा की शादी के दावतनामे का ख़त मिला। कुल 6 महीने गुजरे होंगे। यानी चित्रा की ज़िद या आशनाई जो कहें खरी उतरी। जाहिर है सबकी बेसब्री बढ़ गई है, और अगर वाणी प्रकाशन से कोई यहाँ है तो हम सबकी इल्तजा है कि ज़्यादा देर ना की जाए, जल्द से जल्द ये किताब हमारे हाथों में हो। वैसे तो कहते हैं कि जब अच्छा वक्त गुजरता है, जब वक्त अच्छा होता है तो जल्दी गुजर जाता है, लेकिन कभी कभी संचालक की गलती की वजह से भी वक्त का पता नहीं चलता और वक्त से पहले बीत जाता है। तो ये इल्ज़ाम अपने सिर पे लेते हुए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अब पहुंचे हैं। शख्सियत जितनी बड़ी, परिचय उतना छोटा, क्योंकि जरूरत नहीं रह जाती है। तो बिना वक्त गंवाए हमारे मार्गदर्शक, वरिष्ठ कवि, आलोचक, कला संरक्षक, इसके आगे बोलने की मुझे मनाही है। तो मेरा अनुरोध है श्री अशोक वाजपेयी जी से कि वे मृदा जी के संपूर्ण कृतित्व पर अपनी अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखें। मित्रों, कायदे से तो ये कार्यक्रम मृदुला जी के रचना पाठ से ही समाप्त होना था, क्योंकि उसके बाद कुछ बकबक करना थोड़ा अनावश्यक लगता है। वो उनके लेखन के 50 वर्ष हो रहे हैं, मेरी बेशर्मी के 65 वर्ष हो चुके हैं। तो इसलिए ये मैं साथ पहली बार है जब किसी लेखक के 50 वर्ष पर एक आयोजन हो रहा है। मैंने कम से कम ऐसे किसी आयोजन में भाग नहीं लिया। तो पहले तो उनको बधाई, शुक्रिया। अब ये जो आधी सदी है निरंतरता की, इसमें एक बहुत रसी बसी परिवर्तनशीलता भी है, जिसका कुछ अनुभव आपको हमारे 2 मित्रों के वक्तव्यों से पता चला होगा कि ये सिर्फ निरंतरता भर नहीं है, इसमें लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। और वो परिवर्तन ज़रूरी तौर पर तथाकथित समाज में हो रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब नहीं है, वो अपनी बेचैनी से हुआ परिवर्तन भी है, यानी एक आत्मालोचक किस्म का परिवर्तन भी है। अभी उन्होंने पिछले जो रचना पढ़ी थी उसमें कहा कि फिर मैं समाज बन गई या बन जाती। तो इसमें जो आयरनी है वो लेखक को कब ये इल्हाम होता है या ये गलतफहमी होती है कि वो समाज बन गया, तो उस पर कटाक्ष भी है। पर दूसरी ओर ये आत्मविश्वास भी है कि लेखक अपने चरम क्षणों में समाज बन जाता है।
क्योंकि वो जो कर रहा होता है वो लगभग वही है जो समाज में होना चाहिए। तो एक तो ये कि निरंतरता और आत्मालोचक परिवर्तनशीलता, लेकिन इनको गूंथने वाली दृष्टि क्या है? और मुझे ये लगता है कि जो मृदुला जी की अद्वितीय और बेबाक और कुछ अपना भी मजाक बनाती सी मानवीयता है, वो इसको बांधती है। यानी एक तरह की क्या कहेंगे, मैंने शब्द उसके लिए जो चुना कि कठिन जटिल लालित्य की छाया है। यानी इसमें पठनीयता बहुत है, आप उसको सुने तो बहुत लगता है। और जैसा कहा पुरुषोत्तम जी ने कि चीज़ों को, लेखक का काम रास्ते पर चलना है और भटकना है, उसका काम कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि अगर पहुंच जाएगा तो उसका लेखकी काम ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कहीं पहुंचने की हड़बड़ी में नहीं है, वो भटकता है। और उस भटक में ये जो कठिन लालित्य है, इसमें ये लालित्य उनके गहरे प्रश्नांकन के आड़े नहीं आता। अभी कहा गया कि मृत्यु के बारे में, ईश्वर के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में, क्या निर्भया कांड के बारे में, और ईमेल की जो दुनिया बनी उसके बारे में, ये इतनी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको बांध के रखना और इनमें जो गंभीर प्रश्न हैं उनको बहुत आसानी से उठाते रहना, बिना कोई ऐसी मुद्रा अपनाए जो लगे कि अब मैं, ऐसे लेखक हैं हिंदी में जो लिखते कम हैं बोलते ज़्यादा हैं। मैं भी शायद उनमें से होने जा रहा हूँ पर मैं अभी भी जो कुछ बोलता हूँ उसको लिख देता हूँ ताकि सनद रहे और मैं बाद में ये ना कह पाऊँ कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन इस के बावजूद ये सही है कि चाहे हम कितने ही अकेले और संवाद से विरत लेखक हों, लेखक एक बिरादरी का हिस्सा भी है। वो लेखकों की बिरादरी है और पाठकों की बिरादरी है, उससे वो भाग नहीं सकता। और वो उसको मिलाकर ही परिदृश्य बनता है। यानी वो क्या है जो ये क्या है, मतलब जो उनके लालित्य संसार को दूसरों से, दूसरों के ऐसे ही संसारों से अलग करता भी है और विशिष्ट बनाता भी है। ये कठिन लालित्य, प्रश्नांकन, आत्मालोचन के अलावा एक नैतिक निर्भीकता भी है। उसका एक हिस्सा आत्मालोचन है, पर दूसरा हिस्सा ये जो बंधे बंधाए समाधान, उत्तर, रीति रिवाज, संबंधों के बारे में अवधारणाएं, उन सब को अपनी जद में लेता और उन्हें प्रश्नांकित करता है, उनके बारे में निर्भीकता से कुछ कहता है। भले उन्होंने ऐसा, और ये तो अच्छा ही किया कि उन्होंने ऐसी मुद्रा कभी नहीं अपनाई कि मैं ये विमर्श है वो विमर्श कर रही हूँ। हर लेखक का अपना विमर्श होता है, तो ये मृदुला गर्ग विमर्श है। इससे किसी और विमर्श की कुछ साम्य होता हो तो हो, और अपना विमर्श खुद बनाना आसान काम नहीं है। 50 साल मेहनत करने के बाद भी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा विमर्श न बना पाएँ जबकि वो बना पाएँ। बहुत दिनों तक हम लोग एक नई स्त्री की कल्पना या अवधारणा करते रहे हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि अगेन एक नई स्त्री रची, फिर कहा गया जैनेंद्र ने रची, फिर तो एक नई स्त्री
कम से कम हिंदी साहित्य में हमेशा रचे जाने की प्रक्रिया में है, और इसलिए वो नई स्त्री बाद की नई स्त्री से हो सकता है कुछ अलग, कुछ ऐसी एक स्त्री भी रची है इस मृदुला गर्ग विमर्श ने, जो उचित ही नाम लिया गया कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती ने दिल्ली को भी अपना साहित्यिक परिदृश्य बनाया। उनका दिलो दानिश इसी तरह का उपन्यास है। उनके यहाँ जो लालित्य है वो बिल्कुल दूसरे किस्म का है, और एक शहराती लालित्य यानी नागर लालित्य जो है वो मृदुला जी का है, जबकि कृष्णा जी के यहाँ एक ऐसा लालित्य है जो लोक परंपरा और इधर उधर दुनिया भर की स्मृतियों से बुना गया है। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सब लेखक अकेले होते हैं, कुछ उसका बहुत रोना रोते हैं, हाँ हम अकेले पड़ गए। सब लेखक निहत्थे होते हैं, हालांकि बहुत औजार फांदते रहते हैं, लाठी भांजते रहते हैं, लेकिन लेखक होते अकेले हैं और होते निहत्थे हैं। और हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो हमको हर दिन अकेला और हर दिन निहत्था करता है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि लेखकों की एक बिरादरी बनती है जो किसी हद तक हमको अकेलापन सहने और निहत्थे होने की दुर्अवस्था से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है दूसरे लेखक। और मैं समझता हूँ कि मृदुला जी ऐसे किसी भी वक्त पर जब लेखकों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेखकों के साथ खड़ी रही हैं। वो उस बिरादरी में शामिल हैं जो आज के भयानक, क्रूर, भव्य यथार्थ में मनुष्य होने की ज़रूरत और मनुष्य होने के दुख दोनों को व्यक्त करने वाले, उनके लिए जो शब्द प्रतिरोध या 3 शब्द थे, परकाया प्रवेश, अशोक्ति। तो अब ये कार्यक्रम अशोक्ति से ही समाप्त हो रहा है, रसोक्ति समाप्त अशोकोक्ति से हो रहा है। तो मैं उसका प्ले कर रहा था कि वो अशोकोक्ति से समाप्त हो रहा है। एक आखिरी बात कि उपन्यास के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा ये है जो मिलान कुंदेरा ने जिसको व्यक्त किया कि उपन्यास तब पैदा होता है जब ईश्वर हंसता है, यानी वो अपनी सृष्टि को देखकर, उसकी विचित्रता को देखकर हंसता है। तुलसीदास ने भी ये कहा है कि तब केशव क्या कहें न कहिए, केशव कहना जाए क्या कहिए, देखत तब रचना विचित्र मन ही मन रहिए। ये जो विचित्र रचना है इसको देख, लेकिन मुझे लगता है कि उपन्यास न तो हंसी और न विलाप, वो इनके दोनों के बीच कहीं नाजुक तरह से संतुलित संपुंजन या संरचना है। और मैं समझता हूँ कि मृदुला जी में हम हंसते भी हैं और हम रोते भी हैं, और ये हंसना और ये रोना हमको, क्या शब्द था कुंवर नारायण का, मनुष्यतर बनाता है। और इससे अधिक आप लेखक से क्या उम्मीद कर सकते, और करते हैं तो करते रहिए, लेखक इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। सही। कोई धन्यवाद वगैरह देगा? हम ही दे देते हैं। आप कुछ सवाल जवाब आ जाओ, सवाल। मित्रों,
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब कुछ सवाल जवाब अगर अभी भी आपके मन में जरूरत है सवाल रह क्या गए उसकी? हों सब तो जवाब आपने दे दिए। छोड़िए, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अब धन्यवाद कीजिए और समाप्त कीजिए। हैं? धन्यवाद करें, समाप्त करें। काफी समय नहीं धन्यवाद मैं दे दूँ। चलिए मैं तो देता ही रहता हूँ, हर तीसरे दिन धन्यवाद देने का ऋषभ जी दोहरी भूमिका में है यहाँ पर, अध्यक्ष भी है और मेजबान भी है, तो अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद धन्यवाद ज्ञापन भी मेरा अनुरोध है वही करें। सबसे पहले तो आभार मृदुला जी का कि उन्होंने 50 वर्ष पूरे किए और हमको उसको मनाने के लिए अवसर दिया। दूसरा हमारे पाठक मित्रों का, आलोचक मित्रों का, जिन्होंने मृदुला जी पर अच्छी बातें कही। तीसरा आप सबका कि आप आए और धीरज से सुनते रहे। आजकल बड़ी जल्दबाजी का वक्त है। एक बार मैंने जल्दबाज लोगों के बारे में, हमारे कवि मित्र थे जो घड़ी देखते रहते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपको इतनी कहाँ जाने की जल्दी है, कौन सा बड़ा काम है जो आप कर बार देखते थे। तो ऐसे मैंने फिर वो कविता में ये लिखा कि ये जो जल्दी में लोग होते हैं, क्या इनकी अस्थियां जल्दी जल जाती हैं और क्या इनकी शोक सभा जल्दी समाप्त हो जाती है। तो बहरहाल, लेकिन आप रहे, लगभग हमने 1.5 घंटे से अधिक का समय मृदुला जी के साथ उनकी उपस्थिति में उन पर बात करते बिताया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। कुछ जाने की जगह आसपास हैं।